पूरे रोड पे खून खून है, किसी ट्रक वाले ने ठोक दिया, तो पूरा रास्ते में खून है और उसका जो सर है पूरा फट गया, अंदर का स्कल दिख रहा है। मंथली इनकम 30 लाख 40 लाख था। अच्छा। हाँ, फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला एक रिलेशनशिप मेरा 3 महीने तक चला था। तो बहुत लोग आए, दोस्ती किए, उन्होंने फ़ायदा उठाया और फिर वो चले गए। उन्होंने हम पे भरोसा ना करके किसी और के साथ, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई कि वहाँ पर आर्मी वाले थे, उनके पास गया, मैंने बोला कि बहुत हालत ख़राब हो रही है, समझ नहीं आ रहा है। मैं चाहे एल्विश की बात करूँ या UK07, ये भले ही कैसे भी कंटेंट बना रहे हो, और उस हिसाब से देखा जाए तो फिर एल्विश मेरे को लगता है कि मे बी वो ओवररेटेड हो सकता है। UK07 की इतनी बेइज्जती, मतलब हमने कितना लड़ाई झगड़ा किया है। जहाँ पर मैं रहता हूँ उस जगह का नाम है धारावी। कम हमारा कैमरे के पीछे ज़्यादा लड़ाई होती है, कैमरे के सामने हम लड़ाई कम करते हैं। एल्विश के ज़्यादा कंटेंट देखे नहीं है, क्या वो दिखावा करता है। तो जय श्री राम सभी को, शर्मा जी की बैठक के एक नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। भाई आज जो हमारे साथ में गेस्ट है ना, ऑल द वे मुंबई से आए हैं। तो भाई मैं आप सबको मिलवाता हूँ MS के भाई से। भाई कैसे हो? एकदम बढ़िया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके पॉडकास्ट में हमें इनवाइट करने के लिए। हम ऐसा सोच ही रहे थे कि यार दिल्ली आए हैं तो कहीं बैठते हैं बातचीत करते हैं, वो ना हो तो भी बैठते हैं। भाई कैसी चल रही है लाइफ एकदम बढ़िया चल रही है भाई, है ना। लाइफ में अब जाके ऐसा लगता है कि मैं लाइफ में फोकस हुआ हूँ। अच्छा। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, आपने कहा ना कि आपका एक फेज चल रहा था कि आप बहुत ज़्यादा आलसी बनाते, तो वो फेज कितना समय का था आलसी बना वाला? अप्रॉक्स 10-11 महीने ज़्यादा हो गया ना। मेरे 3 साल था वो फेज। आपका ज़्यादा हो गया। तो जब मैंने YouTube शुरू किया था तब से लेकर मैं जब लॉकडाउन हुआ था ना, तब तक मैं सीरियस नहीं था। क्योंकि हर इंसान जब कोई ना कोई काम करता है तो उसका मोटिवेशन होता है। मेरा मोटिवेशन सब्सक्राइबर गेन करना और व्यूज़ ये था ही नहीं। अच्छा। तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो, हम एक्टर हैं। पता है, मैंने हम देखा। फिल्म मेकर एक्टर हैं। तो मेरा ऐसा था कि एक मज़ेदार किस्सा है, ठीक है, आपको सुनाता हूँ। ये किस्सा मैंने कहीं नहीं सुना है। सुनाओ भाई, ये एक्सक्लूसिव चीज़ें तो चाहिए मुझे। हाँ, तो जब मैं एक्टिंग किया करता था तो हम ऑडिशन देते थे, ऑडिशन पे सिलेक्ट होते थे और फिर हमें ऐड मिलता था। तो मैंने अपना एक्टिंग स्कूल थिएटर कंप्लीट किया, फिर मैं गया ऑडिशन देने के लिए, काम ढूंढने के लिए। तो एक साउथ की ऐड मिली और उस ऐड में ऐसा हुआ कि जुहू में था वो। वहाँ पर जो लीड एक्टर था उसका पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया, वो था नहीं। ओके, तो वहाँ पर लीड मुझे बना दिया गया। और जो पहली बार, ठीक है, पहली बार ही लीड में, और बड़ा कैमरा, रेड जो होते हैं बड़े बड़े कैमरा, वहाँ पर लाइट ज़्यादा, और बाकी जो कैमरा मैन, DOP एंड देन डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, बहुत बड़ा क्रू था उनका। लगभग 50 से लेके 100 लोग होंगे वहाँ पर। ओके, ठीक है। और वो लीड एक्टर आया नहीं, सब परेशान है कि करना क्या है। तो अपना माशाल्लाह शक्ल थोड़ा अच्छा है, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, इसको लीड बनाते हैं। और उन्होंने पूछा था, जब इंटरव्यू किया तो उन्होंने पूछा था कि आप कहाँ से हो, बताना। तो मैंने उनको कहा था कि मेरे डैड जो हैं वो कर्नाटका से हैं, मॉम बंगाली है। तो उनको ऐसा लगा कि मेरा जो साउथ की लैंग्वेज मुझे आती होगी, लेकिन उनको पता नहीं था कि अपन 0 बटा सन्नाटा, अपने को कुछ नहीं आता। तो वो तमिल में था या मलयालम में था मुझे पता नहीं, या कन्नड़ा में डायलॉग था पता नहीं, वो कोई एक साउथ की लैंग्वेज थी, वो मुझे बोलना था। और ज़्यादा नहीं, 3-4 लाइन होगी। और वो 3-4 लाइन को करने में 30 से ज़्यादा टेक हुए। ठीक है, आपकी वजह से? हाँ, मेरी वजह से। ठीक है, तो सीन ऐसा है कि मेरे को एक डायलॉग बोलना है, तो कैमरा शुरू हुआ कहीं और से, सब लोगों ने अपना अपना डायलॉग बोला, फिर मेरी तरफ आया वो कैमरा, और वो कैमरे में मुझे अपना डायलॉग बोलना था। ठीक है, मैंने एक बार ट्राई किया, वो नहीं हुआ, तो फिर बोलते वापस रीटेक। तो फिर वापस शुरू हुआ, सब लोगों ने अपना अपना एक्टिंग किया, सब वो पूरा एक ऑफिस का सेटअप था, तो ऑफिस से आया कैमरा, ऐसे करते करते फिर मेरे पे आया, वो नहीं हुआ। ऐसे करते 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 भाई टेक पे टेक हुए जा रहे हैं, मैं और नर्वस होते जा रहा हूँ। और पहली बार ऐसा था कि मतलब कैमरे के पीछे इतने लोग, सोचो ना, वो ट्रॉली, एक रेल की पटरी उन्होंने बनाई थी। हाँ, समझ गया मैं। तो वो उससे सीन शॉट था कि वहाँ पर ख़त्म किया, यहाँ पर ख़त्म किया, फिर मेरा आया, मेरे से आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है। अब तुम ये सोचो, इमेजिन करो कि वहाँ पर 100 लोग हैं, 100 लोग अपने मन में मुझे गाली दे रहे हैं कि इसकी वजह से शूट अटका हुआ है, मैं घर जाना है, किसी का बीवी बच्चे से मिलना होगा, किसी को गर्लफ्रेंड से मिलना होगा, मोबाइल साइलेंट है। सीन याद आया, वेलकम पिक्चर में नहीं बोलता है ये घोड़े पे किस गधे को। और टेक पे टेक सेम वो सिचुएशन था वहाँ पर, वो कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा था। एंड देन लास्ट में भाई, लास्ट में बहुत बढ़िया हुआ। अच्छा। हाँ, डायरेक्टर ने बोला पैकअप। वो शूट कंप्लीट ही नहीं हो पाया। अभी तो मैं हंस हंस के बता रहा हूँ, लेकिन उस टाइम पे मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आ रहा था
कि यार एक 4 लाइन मैं नहीं बोल पाया दूसरे लैंग्वेज में। और उसके पीछे का रीज़न ये था कि कैमरे के पीछे बहुत लोग थे, कैमरे से बहुत डर लगता था। तो मेरा वहाँ से शुरू हुआ कि भाई ये जो डर है ये ख़त्म करना पड़ेगा, बाकी जो ऊपर के लेयर्स हैं, इमोशंस, ये वो तो बाद में आएंगे। पहले तुम्हें कम से कम अपनी लाइन तो कंप्लीट करनी है, क्योंकि लाइन के ऊपर फिर तुम्हें अपने मिर्च मसाले ऐड करने पड़ते हैं, इमोशंस के, एक्सप्रेशंस के। लेकिन वो हुआ ही नहीं, तो मुझे अपने आप पे बहुत डर नहीं खुला। हाँ, नहीं खुला। देन आई थॉट कि क्या किया जा सकता है, तो ऐसे फिर व्लॉगिंग मेरे नज़रों के सामने आया। और फिर मैंने डिसीजन ये लिया था कि व्लॉगिंग अगर करूँगा, कैमरे के सामने अगर डेली में बात करूँगा, तो कम से कम बात करने का जो कॉन्फिडेंस है वो आएगा। इसके ऊपर भी मेरा एक क्वेश्चन था कि भाई पहले तुम टेलर भी थे, फिर तुमने आई थिंक आई माइट नॉट बी रॉन्ग कि तुमने 17 क्रिकेट भी खेला, अंडर 17। हाँ, अंडर 17 क्रिकेट भी खेला है। हाँ। तुम एक्टिंग भी कर रहे थे, फिर व्लॉगिंग पे आए। हाँ, अगर वहाँ से कहानी को शुरू करनी होगी ना, तो मेरे घर में पैसों की बहुत दिक्कत थी। ठीक है, तो हम लोग ये जो गरीब लोग होते हैं, ठीक है, तो हमारी फैमिली गरीबी रेखा से भी नीचे थी। अच्छा। हाँ, तो मुंबई में ना घर था हमारा, ना अच्छा मतलब एजुकेशन, म्युनिसिपल स्कूल में मैंने पढ़ा है, मतलब फीस भी नहीं थी देने को, तो बहुत कुछ था वो। ठीक है, वो एक लाइफ का एक अलग पार्ट था। लेकिन फिर 10th में आते आते ऐसा एक सिचुएशन हुआ, ऐसा एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पर ऐसा लगा कि नहीं, अभी काम करना पड़ेगा, घर में पैसे लाने पड़ेंगे। उससे पहले घर में कितनी इनकम थी, घर में डैड कितना कमा रहे थे, मॉम कितना कमा रहे थे, वो मेरे को कुछ नहीं पता था। फिर जब मैंने 10th के बाद से काम करना शुरू किया था, तो जब काम करना शुरू किया उसमें फिर मतलब जो हमाली होती है या टेलर तो मैंने पहले ही शुरू कर दिया था, वेटर का काम किया, और भी ऐसे बहुत सारे काम करते करते फिर नेटवर्क मार्केटिंग किया, एंड देन फिर ई-कॉमर्स बिज़नेस किया। और बिज़नेस करके ऐसा हुआ कि जब मैं 21 साल का था, 21 ईयर्स की एज में मैंने मुंबई में अपना खुद का घर खरीद लिया था। और मेरे को एक बाइक बहुत पसंद थी, उसकी कीमत 21 लाख रुपए थी। तो मतलब मैं 21 साल की उम्र में 21 लाख रुपए की स्पोर्ट्स बाइक चला रहा था। मुंबई में घर भी था, एक पोलो भी ले लिया था। तो मुझे ऐसा लगा उस टाइम पे कि मैंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया। तो मेरे ख्वाहिशें बड़ी नहीं थी उतनी। मेरी ख्वाहिशें जो बड़ी थी वो क्रिकेट को लेके थी, क्योंकि मुझे इंडियन टीम के लिए खेलना था। और मैंने अंडर 15 MCA कैम्प होता है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, तो मुंबई टीम के जो सिलेक्शन होता है ना, उसके लिए पहले MCA कैम्प खेला जाता है हर एरिया से। तो मैं दादर से खेला था। तो दादर मैंने अंडर 15 1 साल, फिर मतलब फिर उम्र बढ़ गई तो फिर अंडर 17 2 साल, ऐसे करके मैं MCA कैम्प खेला। लेकिन मुंबई टीम तक पहुंच नहीं पाया, क्योंकि वो इंजरी हो गई, फिर क्रिकेट छूट गया, फिर घर का ये दिक्कत हो गया। तो फिर लाइफ में एक डिसीजन लेना पड़ा कि तुझे सपने को फॉलो करना है या फिर जो घर की अभी कंडीशन है उसको सॉल्व करना है। तो फिर मैंने वो घर की कंडीशन को सॉल्व करना सोचा। और मेरा ख्वाब उसके बाद कुछ नहीं था, मतलब मैं एक ही ख्वाब देखता था कि इंडियन टीम के लिए खेलना है, उसके बाद मेरा कोई ख्वाब नहीं था। फिर जो घर का ज़रूरत था, घर मेरी ज़रूरत थी उस टाइम पे, बाइक नहीं थी ज़रूरत, लेकिन घर ज़रूरत था। तो घर लिया और मैं एक अपनी अच्छी लाइफ हम जीने लग गए। तो जो गरीबी रेखा से नीचे थे, अब हमारी लाइफ मिडिल क्लास के ऊपर जो लोग जीते हैं वैसी लाइफ हो गई थी, पैसे वैसे सब हो गए थे। ये सारा व्लॉगिंग से आया? ये ना, ये तो मेरे बिजनेस से आया है। ओके। ये उस टाइम पे तो ये तो मैं आपको बात बता रहा हूँ 2013-14 की। ओके। 2014 में मैंने पोलो ली थी, 2013 में मैंने घर लिया था, ये तो उस टाइम की बात है। तो लाइफ में जो उखाड़ना था मैंने तो पहले उखाड़ लिया दोस्त। कौन सा बिजनेस था? ई-कॉमर्स बिजनेस था। ओके। तो जब ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू में इंडिया में आया था, फ्लिपकार्ट जब पहले यहाँ पर आया था, अमेजोन उस टाइम पे था नहीं, तो वहाँ पर उस टाइम पे ईबे चलता था, हम लोग ईबे पे धंधा करते थे। तो वो उस टाइम की बात थी। फिर जब लाइफ में तुमने एक बार कमा लिया, अब तुम क्या करोगे, अभी लाइफ को जीना तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो फिर मैंने ये सोचा था कि क्रिकेट के बाद अगर कोई प्रोफेशन को करना हो तो मैंने सोचा था कि मूवीज़ करते हैं। मेरे को एक्टिंग का थोड़ा था, क्योंकि मूवीज़ हम बहुत देखते थे। तो फिर मैंने सोचा कि एक्टिंग करेंगे। तो फिर मैंने एक्टिंग भी ऐसा नहीं कि सीधा पहुंच गया, नहीं भाई, पहले अपने आप को एडुकेट किए, थिएटर करके अपने आप को, अपने क्राफ्ट को निहारा, फिर उसके बाद काम करने गए, और काम भी बहुत अच्छा किया, अच्छे बड़े ऐड भी किए मैंने। कितने साल किया थिएटर? तभी मैं अराउंड 23-24 साल का रहूँगा। ओके। तो कितने साल किया? 3 साल तक किया मैंने वो। 3 साल कंटिन्यू किया? 1 साल तो पूरा थिएटर करने में चले गया। फिर उसके बाद में जब काम करने के लिए गए, जब ऑडिशन देने लगे, ये ऑडिशन वाले टाइम की बात है, ठीक है। तो फिर और जिस स्कूल में मैं था, तो उस स्कूल में बाकी सारे स्टूडेंट भी थे, जैसे एडिटर था, डायरेक्टर थे, सिनेमाटोग्राफर, तो सारे स्टूडेंट एक साथ में सीखते थे, और उनको एक प्रोजेक्ट मिलता था कि तुमको साथ में एक फिल्म बनानी है।
तो जब मैं एक्टिंग करने के लिए गया तो मेरा इंटरेस्ट डायरेक्शन में भी आया, स्क्रिप्ट राइटिंग में भी आया, एडिटिंग में भी आया। तो ये सब चीज़ मैंने सबको इकट्ठा कर लिया। मैंने बोला चलो एक फिल्म बनाते हैं, सबको इकट्ठा करा, पैसे बनाई? हाँ बनाए ना। अच्छा, अरे बहुत फिल्म बनाई हमने, शॉर्ट फिल्म्स। बहुत फिल्म बनाई है। हाँ शॉर्ट फिल्म्स बहुत बनाई है, लेकिन सीरियस होके सारे लोग को इकट्ठा करके जो शॉर्ट फिल्म हमने बनाई है, स्कूल में हमने बहुत फिल्में बनाई है, लेकिन वो स्कूल का प्रोजेक्ट था, उसको हम कहीं पे बेच नहीं सकते, किसी को दिखा नहीं सकते, क्योंकि स्कूल के प्रोजेक्ट है। स्कूल के बाद सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा करने के बाद मैंने एक फिल्म बनाई थी। उसका मकसद था कि हम फिल्म फेस्टिवल्स जो होते हैं वहाँ पर अपनी फिल्म को भेजेंगे। अगर वहाँ पर वो फिल्म ने कुछ भी अगर जीता है तो हमारे लिए वो अचीवमेंट है। तो फर्स्ट फिल्म हमने भेजी थी नासिक फिल्म फेस्टिवल में। वहाँ पर हमारी फिल्म को मिला था बेस्ट स्टूडेंट फिल्म मेकर अवार्ड। तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन वही जब मैंने आपको इंसिडेंट बताया कि कैमरे के सामने बोलने वाला जो सीन था वो फिर मैंने सोचा कि व्लॉगिंग करते हैं, और व्लॉगिंग करके फिर वो कैमरे के सामने बोलने वाला जो है वो अभी जाके ख़त्म हुआ है। तो उसको डेली प्रैक्टिस, मैं हमेशा वही कहता हूँ कि जो भी तुम्हारा डर है ज़िंदगी में, उस डर को अगर ख़त्म कर लोगे, उस डर के आगे अगर जाओगे ना, तुम्हें जीत वही मिलेगी। तो वो डर ख़त्म किया मैंने, और अभी माशाल्लाह अच्छा हमारा चल रहा है, हम अभी अच्छा कर रहे हैं ज़िंदगी में। तो YouTube ज्वाइन करने का जो मेरा रीज़न था वो रीज़न था। तो इस वजह से मेरा सब्सक्राइबर को लेकर कभी फोकस था ही नहीं। मेरा ऐसा था कि यहाँ से कुछ भी सीखूंगा मैं, फिर उसके बाद में मैं अपना एक्टिंग में यूज़ करूँगा और वहाँ से पैसे कमाऊँगा। तो मैंने इसको सेकेंडरी रखा था। बट जब व्लॉग करने लगा तो फिर लोगों ने पसंद किया, लोगों को मज़ा आने लगा, और लॉकडाउन जब लगा उसके बाद जाके मैं यूट्यूब को लेके सीरियस हुआ। तो मैं उससे पहले हम आलसी का ही पूरा ज़िंदगी आलसी पना में बिता दिए, क्योंकि देखो लाइफ में जो तुम्हें चाहिए था तुमको तो मिल गया, अब तुम किस लिए कर रहे हो? कुछ मोटिवेशन तो होना चाहिए। लेकिन अभी तो फिर एक गोल होता है ना, हाँ, वो गोल आप अचीव कर लेते हो, उसके बाद फिर एक अनदर गोल भी तो बनाना चाहिए। नहीं बनाया मैंने। हाँ वही गलती करी ना। मैं तो सोच रहा हूँ अगर तुमने इतनी मतलब शॉर्ट फिल्म बनाई है तो शॉर्ट फिल्म तुमने बनाने की वापस कोशिश ही नहीं की? हमने एक MSK TV करके चैनल बनाया था। अच्छा। उसमें हमने 2-4 कॉमेडी स्किट डाले हैं। हाँ। और अच्छा चले भी, मिलियन व्यूज़ भी है उसमें। हाँ। बट वही है कि टीम प्रॉपर नहीं थी और फिर थोड़ा आलसीपना भी था, इस चक्कर में वो हुआ नहीं। तो आगे कुछ फ्यूचर में देखने को मिलेगा ऐसा कुछ? बना रहे हो? हाँ मतलब अभी हम सोच रहे हैं कि वापस जहाँ से हमने अपना रूट शुरू किया था, हाँ, वहाँ पर जाके वापस उसको करें। क्योंकि मैंने एक चीज़ अभी इतने टाइम में रियलाइज़ की है कि अगर आपके लाइफ में कोई भी गोल नहीं है ना, तो आप यहाँ वहाँ भटकते रहोगे, और फिर मतलब आप एक टाइम बाद ऐसा होगा कि रिग्रेट करोगे बहुत। तो मेरा वो रिग्रेशन वाला फेस आ गया था कि तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट है ना। आपने एक मूवी देखी होगी, मार्वल की मूवी थी एंड गेम वाला, तो जिसमें टोनी स्टार्क और थानोस लड़ाई करते हैं, तो वहाँ पर एक डायलॉग होता है कि ज्ञान का वरदान सिर्फ तुम्हें नहीं मिला। मैंने हिंदी में देखी थी। तो उसमें उसने ज्ञान का वरदान सिर्फ ऐसा नहीं कि तुम्हें मिला है। तो मतलब ज्ञान का वरदान थानोस को भी था और टोनी स्टार्क को भी था। तो मैं वही सोचता हूँ कि जो ये वरदान है ज्ञान का, वो जो मुझे मिला है वो उसको मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये मिलता नहीं है। तो वो रिग्रेशन आने चालू हो गया था, और अब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ है, जब मैंने ये रमज़ान में, वो उससे पहले रियलाइजेशन हो गई थी मुझे कि अगर तू काम नहीं करेगा तो तू स्ट्रेस में रहेगा। तो अभी मैं काम कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए कोई ऐसा पर्टिकुलरली गोल नहीं है, लेकिन अभी ऐसा है कि वो रिग्रेशन फेज़ में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। और गोल है, सोचा है कि ज़िंदगी में जैसे घर लेना है, गाड़ी लेनी है, तो ये सब चीज़ें सोच के रखी है, लेकिन उतना शिद्दत से उसको नहीं सोचा है। लेकिन अभी मैं उसको शिद्दत से सोचना चालू कर रहा हूँ, क्योंकि बिना गोल के मैं शायद काम में भी वापस आलसीपना करूँ। ऑब्वियसली भाई, आपको कोई ना कोई एक गोल तो बनाना पड़ेगा ना। चाहे वो मैंने कहीं ना कहीं आपका देखा था कि आपको नई गाड़ी लेनी है, नया घर लेना है, वो गोल आपने फिर से बनाया ना। वो बनाने के जब आपने सोच लिया तो मतलब एक मन में है, सब कॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं है वो, अब कि अब लेना है, अब करना है, तो उसके लिए काम करोगे। मैंने इसी उसमें ना आपकी एक वीडियो देखी थी भाई, जिसमें आप अश्वत्थामा का वो कर रहे हो। हाँ, वो मेरा वो एक्टिंग वाला फेस था। हाँ, तो वही वो थोड़ा सा हो जाए एक बार यार, वो भाई वो जो था ना वो नहीं वो वापस नहीं आ पाएगा वो, क्योंकि उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है ना। उसको पता है प्रिपरेशन के लिए हमें क्या कहा गया था? वो कहा गया था कि अश्वत्थामा एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जिसको प्रिपेयर करने के लिए ना तुम्हें उसके डीप तक जाना पड़ेगा, जोन में जाना पड़ेगा हमें हमारे सर ने कहा था कि जस्ट इमेजिन कि आप एक घायल शेर हो
आपको पैर में लगी है या कहीं पे भी आपको लगी है और आप एक खड्डे में गिर गए हो और आपको वहाँ से बाहर निकलना है, तो वो फीलिंग ला के और सारी चीज़ों को लाइन को भी मेमोराइज करके वो सब चीज़ करके वो चीज़ बाहर आनी चाहिए। तो उसके लिए बहुत प्रिपरेशन लगी थी भाई। और वो जब मैंने प्रिपेयर किया था और उसके बाद में ऐसे 4 लोग सामने थे, जैसे आपने बोला ना दिखाओ, तो उस टाइम पे किसी एक ने बोल दिया था हमें कि दिखाओ, और जब मैंने वो दिखाया ना भाई सब डर गए वहाँ पर। लाइफ का एक फेज़ है, वो कुछ सिखाने के लिए आया था। अगर वो नहीं होता तो मे बी शायद आज मैं उतना लाइफ को लेके सीरियस नहीं होता, ना ही अपने को लेके। जैसे आज मैं अपना हेल्थ का भी ध्यान रख रहा हूँ, अपने घर वालों का भी है। तो एक इंसान लाइफ में सिर्फ पैसों से कामयाब नहीं होता है, उसके लाइफ में मुझे लगता है कि दोस्त भी होने चाहिए, फैमिली भी होना चाहिए, टाइम भी होना चाहिए, मेंटल पीस भी होना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसकी सेहत। क्योंकि लाइफ तो हमें एक ही बार मिली है, बार बार तो मिलेगी नहीं। अगर कोई बीमारी तुम्हें हो गई और तुम बीमारी से परेशान हो तो पूरे लाइफ के सारे मज़े, सारे पैसे ख़राब हो जाएंगे तुम्हारे। अब स्टीव जॉब्स के पास इतना सारा पैसा, दुनिया का पैसा उसके पास है, लेकिन वही हो गया कि गए। अभी क्या कर सकते इतना पैसा छोड़ के। भाई तुम्हारी लाइफ में दोस्ती कितनी इंपॉर्टेंट है? भाई बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अकेला नहीं रह सकता भाई, बिना दोस्तों के, बिना लोगों के मैं नहीं रह सकता। अच्छा, कितने दोस्त हैं मेरे? जो क्लोज वन जो वही होते हैं। क्लोज में है 4-5 दोस्त हैं, और 4-5 दोस्त ही क्लोज में होने चाहिए। ज़्यादा दोस्त रखोगे तो फिर वो क्लोज नहीं होते हैं। 4-5 दोस्त मैंने पहली बार सुना भाई किसी के क्लोज वन। मतलब सब यही बोलते हैं 1 या 2 ही हैं, क्योंकि सबके 1 या 2 ही होते हैं क्लोज वन, जिनसे सब चीज़ शेयर कर सकते हैं। तो वैसे मेरे हैं 4-5 दोस्त, क्योंकि मेरे लिए दोस्त इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए मेरे वैसे दोस्त हैं। और मतलब अभी ये जो दोस्त है ना, ये दोस्त बोलते हैं कि भाई लड़ाई हो गई है, तो वो ये नहीं पूछूंगा कि भाई क्यों हुआ, तूने कुछ गलती की, नहीं भाई लड़ाई हो गई चलो वैसे वाला है, चलो भाई। वो नहीं देखना है कि किसकी गलती है, लड़ाई हो गई चलो, सामने से भी। हाँ, नहीं तो फिर वो दोस्ती नहीं है ना, फिर वो गहरी दोस्ती थोड़ी है। एक किस्सा हुआ भी था, मैं और सत्या हम लोग गए थे मनाली में, तो वहाँ पर एक पंगा हो गया था। जो लोग मसाज करने वाले लोग होते हैं ना, उनसे हो गया था। तो सत्या ने झड़ दिया 2 लोग को, 2-4। फिर उसके बाद में लोग पूरी गैंग लेके आ गए। तो मैं, सत्या, 2 लोग और वो लोग थे कम से कम 30 लोग हम साथ पिटेंगे। हाँ, देखो अभी तो मैं वहाँ पर उस फेज़ में मतलब नहीं हूँ, अभी तो बहुत लाइफ में फोकस हो, लड़ाई झगड़ा सब कम हो गया है। लेकिन एक बात लाइफ में मैंने सीखी है कि अगर तुम सोच रहे हो ना तुम इसको मारना है, तुमको इसको मैं मारूंगा, तो उससे पहले तुम ये सोचो कि तुम मार खा सकते हो क्या। हाँ। क्योंकि हमने लाइफ में जितने भी लड़ाई झगड़े किए हैं ना, जहाँ पर भी हमने मारा है ना, हमने मार खाया भी है। तो अगर मार खाने की ताकत है तो तुम मार सकते हो, और मार खाने का डर निकल गया ना, तुम किसको भी मार सकते हो। लेकिन ये डोंट फॉलो, ओके, बी फोकस, लाइफ में काम करो, लड़ाई झगड़े से दूर रहो। ये मैंने छोड़ दिया है, ये बहुत पहले हम करते थे कुछ नहीं मिलता भाई लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं मिलता भाई। और अभी हम कितना भी समझा ले भाई, जो यूथ देखने वाला है ना, जो अभी है अपने वाले टाइम के, जो 20-22 साल के हैं, वो गुस्सा कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। वो टाइम के साथ ही आता है, वो टाइम के साथ ही आता है। और अब हम कितना भी बोलें वो कुछ नहीं होने वाला क्योंकि उस फेज में अगर मत करना। हाँ, उस फेज में अगर कोई हमें आगे समझाता ना, तो हम उनको बोलते क्या भाई। मनाली की बात तुमने स्टार्ट कर दी, मनाली के क्या क्या किस्से यार मनाली के। तुमने मनाली में हॉरर इंसिडेंट हुआ तुम्हारे साथ? हाँ हुआ है ना भाई, रोहतांग पास में हुआ था हॉरर इंसिडेंट, क्रेजी। लेकिन यार देखो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो मैंने किसी भूत को देखा है। okay. वो ऐसा भी हो सकता है कि वो मेरा मन का वहम है। okay. लेकिन हुआ है भाई। बट मैंने वो देखा था, वो 3-3 बंदों का मन का वहम नहीं हो सकता क्या होता है कि कुछ कुछ जगहों की ना वाइब ऐसी होती है हाँ, कि वो हो सकता है। ठीक है, तो मानते हो तुम एनर्जीज पे? आई डू बिलीव, ठीक है, कि ये चीज़ होती है। क्योंकि कुरान में अगर फरिश्ते लिखे गए हैं तो उसमें जिन भी हैं। तो अगर फरिश्ते को एंजल अगर बोला गया तो वहाँ पर शैतान लोग भी हैं, तो वो है। तो जिक्र मैं थोड़ा रिलीजियस हूँ और मैं मानता हूँ इस चीज़ पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कम्प्लीटली उस चीज़ पे मानूंगा। अगर कहीं पे किसी चीज़ के नेगेटिव वाइब है, रोहतांग पास जो है ना, रोहतांग का मतलब ही होता है कि पाइल ऑफ डेड बॉडीज़। तो वहाँ पर वहाँ पर बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, और वहाँ पर मतलब लाखों लोगों की, मतलब हम जो पहाड़ में जाते हैं उस पहाड़ में लाखों लोगों की डेड बॉडीज़ पड़ी होंगी, तुम सोचो ना। तो वहाँ पर तुम्हें कैसे गुड वाइब मिलेगी अभी भी मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं इतनी खतरनाक इंसिडेंट था वो। तो रात का पूरा बताऊँगे? बताओ थोड़ा सा बताओ।
तो हम लोग आ रहे थे, हमें आना था मनाली। तो रोहतांग पास तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी, ठीक है, बारिश चालू हो गई थी, धुंध चालू हो गया था, आगे का रास्ता हमें दिख नहीं रहा था कि आगे क्या है। तो चलना बहुत मुश्किल हो रहा था और हमारे पास येलो लाइट भी नहीं थी कि आगे का रास्ता दिखे, कुछ नहीं दिख रहा था। मतलब मैं, किस पे थे आप? हम लोग बुलेट पे थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हूँ और आप वहाँ पर हो, उतना रास्ता नहीं दिख रहा था। तो हमने एक स्ट्रैटेजी यूज़ की कि ये जो ट्रक वाले होते हैं ना, वो ट्रक वाले के पीछे रहते हैं क्योंकि थोड़ा तो रास्ता दिखेगा। अब रिस्क ये है कि अगर ट्रक वाले ने ब्रेक मार दिया तो हम उसको ठोक देंगे, लेकिन हमने वो रिस्क लिया क्योंकि रास्ता बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है, कुछ ना कुछ तो रिस्क लेना पड़ेगा। तो हम लोगों ने अपनी इंडिकेटर लाइट जलाई, जो इंडिकेटर लाइट जलती है, पीली लाइट ऐसे जलती है, रास्ता दिखता है, बंद होती है, रास्ता दिखना बंद। तो उसके सहारे हम ऐसे ऐसे आगे आगे बढ़ रहे थे और हमारा फोकस क्या, तुमको रास्ता नहीं दिखे, अभी जैसे पूरा खुला खुला आसमान है, सब कुछ दिख रहा है, तो हम ऐसे राइड कर रहे हैं, यहाँ पर भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, बराबर, सब नज़ारा का लुत्फ उठाते हुए हम आगे चल रहे हैं। लेकिन अगर तुम्हें रास्ता दिख ही नहीं रहा तो तुम्हारा फोकस क्या रहेगा, पहले रास्ता देखना। और रोहतांग पास यूं 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 अगर थोड़ा भी तुमने कटकुट का मतलब गलत ले लिया तो सीधा तुम नीचे भी जा सकते हो। तो हमारा ध्यान सामने था और ये जो आंखें होती है, जैसे मैं अभी आपको देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ की चीज़ें भी मुझे नज़र आ रही है, यहाँ की चीज़ें भी मुझे नज़र आ रही है। तो सेम वही सिचुएशन वहाँ पर हो रहा था कि मैं ऐसे चल रहा हूँ और मुझे इस तरफ दिख रहा है कि कोई औरत बैठी हुई है वहाँ पर। फिर मैं यहाँ देख रहा हूँ कि एक आदमी खड़ा हुआ है, फिर देख रहा हूँ कि यहाँ पर घोड़े भाग रहे हैं, ये हो क्या घोड़े है? भाग रहे हैं? हाँ, वाइट घोड़े थे, यूनिकॉर्न जैसे भाग रहे थे यहाँ से वहाँ। अब समझ नहीं आ रहा था कि वो रियल है कि नहीं रियल है, तो मेरे को तो लगा था मन का वहम ही है। तो मैं ऐसा था कि भाई नहीं देखना है उधर पे, क्या पता सच में कोई बैठा हो तो गाड़ी फट जाए, ऐसी चीज़ थी वो। तो हम ऐसे धीरे धीरे चले चले फिर मनाली पहुंच गए, ठीक है। सब लोग, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, 3 दोस्त आपस में कोई बात नहीं कर रहा है कि हुआ क्या। और फिर ऐसे ही वहाँ पर जब मनाली पहुँचे, रूम में रिलैक्स हो रहे हैं, और फिर किसी एक ने बात निकाली, बोलते यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मुझे भी कुछ दिखा। फिर तीसरे ने भी बोला, फिर हमने बैठ के वहाँ पर वो पूरा इंसिडेंट जो हुआ था सबका सुना। तो ये वाली चीज़ हमारे साथ हुई थी। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि वहाँ पर कोई भूत बैठा हुआ था क्या, मैं 100% नहीं बोल सकता वो भूत है, मेरा वहम भी हो सकता है। लेकिन ये हो भी सकता है कि वहाँ पर कोई भूत बैठा हो, क्योंकि इतनी सारी आत्माएं वहाँ पर है। तुम आत्माओं के बीच में से, तुम डेड बॉडीज़ के ऊपर में से राइड करते हुए जा रहे हो, यू नेवर नो। और जाते जाते क्या हुआ था कि एक जो वाइल्ड एनिमल होते हैं, तो मेरे ख्याल से एक भैंस या गाय, मतलब हम ऐसे चल रहे हैं, वैसे राइड करते करते सामने एक जानवर का एक्सीडेंट होकर पड़ा हुआ है और पूरे रोड पे खून खून है। किसी ट्रक वाले ने ठोक दिया था उस जानवर को और पूरा रास्ते में खून है और उसका जो सर है जानवर का वो पूरा फट गया, अंदर का स्कल दिख रहा है। ऐसा सोचो, ऐसे दृश्य दिख रहे हैं हमें। वो तो रियल था। अच्छा। हाँ, वो रियल था क्योंकि सामने पूरा खून था, उस खून के ऊपर से हमारी टायर ऐसे चल के आगे गई। तो सोचो क्या सिचुएशन था वहाँ पर, कुछ दिख नहीं रहा है, बारिश हो रही है, ठंड लग रही है, धुंध है। तो ये इंसिडेंट था और वो जब भी मैं सोचता हूँ उस बारे में तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सिचुएशन, ये जो हुआ है हमारे साथ रोहतांग पास में, ऐसे हमारे साथ और भी जगह पे हुआ है, लेकिन ये सबसे एक्सट्रीम था। तुम्हारी जिन वाली कहानी भी थी? कौन सी? एक जिन के साथ में, तुम पेड़ वेड़ के नीचे, तुम्हारे क्या, यार वो तुम्हारे बहुत बचपन में ऐसा सीन अब था। नहीं गए आप वहाँ पे? अभी वो पीपल का पेड़ अभी वो कट गया, अभी पहले था वहाँ पर वो। ओके। तो मैं बहुत छोटा था और कुछ ऐसा माना जाता है कि सारे जिन जो हैं वो ख़राब नहीं होते हैं, कुछ अच्छे जिन भी होते हैं। ओके। तो वो जिन की स्टोरी ऐसी थी कि पीपल का पेड़ था हमारे गांव में, ये वेस्ट बंगाल की बात है, श्री रामपुर गांव का नाम है, ठीक है। यार बंगाल में मैंने सुना है वहाँ काला जादू होता है वहाँ बहुत। भाई मैंने भी सुना है होता है, लेकिन मैंने अपने नज़रों के सामने तो नहीं देखा किसी को करते हुए, लेकिन मैंने सुना है कि वो गढ़ है एक तरह से ब्लैक मैजिक का, वहाँ पर भी है। और मैं जब आसाम में गया था ना, वहाँ पर भी एक जगह लोगों ने बोला था कि यहाँ पर भी ब्लैक मैजिक होता है। तो नॉर्थ ईस्ट साइड में शायद हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा कंफर्म नहीं बता सकता कि उधर होता है, सिर्फ सुना है मैंने। मेरे साथ कोई ऐसा ब्लैक मैजिक वाला सीन नहीं हुआ है, लेकिन मैंने यूपी बिहार के भी बहुत लोगों की मुंह से सुना है कि वो जो पुतला बनाते हैं, पुतले में जो होता है ना सुई चुभाने वाला सीन, मैंने सुना ही है भाई। हाँ, वो भी मैंने सुना है कि ऐसा भी होता है कि अगर वो पुतला, तुम्हारा पुतला बनाना हो तो तुम्हारा कोई बाल या कोई भी तुम्हारे नाखून वाखून कुछ भी मिल गया ना, वो पुतले में पूरा का पूरा उधर पे शिफ्ट कर देंगे एंड देन वो पुतले को जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। जैसे एक सीन मेरे को याद आया था, ये कौन सी मूवी है जॉनी डेप की, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, उसमें भी एक सीन है, उसका भी पुतला होता है, उसको जहाँ फेंकते वो वहाँ जाता है। अभी भी तो आई है शैतान।
हाँ हाँ, शैतान वाला भी है। शैतान मूवी अभी रिसेंटली मैंने देखी थी। उसमें भी तो यही है। हाँ, वो पुतला ही बनाता है। मेरे को तो नहीं अच्छी लगी मूवी, लेकिन ठीक है। वो मैं देखा था, मेरे को ऐसा लगा था कि क्योंकि अजय देवगन है, माधवन है, तो मुझे लगा था कि कुछ बढ़िया होगा, लेकिन वो बढ़िया थी नहीं, मतलब मज़ा नहीं आया मूवी देख के। सपने अपने आते हैं ऐसे टाइप के? अभी तो नहीं आता यार, पहले आते थे जब छोटे थे ना, तब भूत वाले सपने आते थे। ऐसा है कि पीछे कोई पड़ा हुआ है मेरे भूत और मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ, एक ही जगह पे हूँ, मैं भाग ही नहीं पा रहा हूँ। फिर मैं सोच रहा हूँ कि मैं भाग क्यों नहीं पा रहा हूँ। हाँ। क्योंकि मैं एक जगह पे हूँ, क्यों हूँ मैं। तो वो ऐसे बहुत सपने पहले आते थे, अभी नहीं आते हैं, क्योंकि मैं भी शायद अपना दिमाग अभी मैच्योर्ड हो गया है, हम पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा सोच रहे डर हैं। किससे लगता है तुम्हें? किस चीज़ से लगता है? मतलब जान का खतरा, किसी भी चीज़ से डर? मेरे को कुछ चीज़ खोने से या कुछ? हाइट से मेरे को डर लगता है। मतलब मैं अगर कोई ऊंचाई जगह पे चले जाऊँगा ना, तो उस टाइम पे मेरे हाथ में पसीने वसीने आने लगते हैं, और बहुत ज़्यादा फोबिया है उस चीज़ का, बहुत डर है हाइट का। बट मैंने बंजी जंपिंग किया हुआ है। क्योंकि वो डर को एक बार जी के देखना था। तो मैं नेपाल गया था बंजी जंपिंग करने के लिए, और वहाँ पर जब बंजी जंपिंग करते हुए ना जो एक्सप्रेशन मेरे चेहरे पे आया ना, तुम एक बार कभी देखना उसको, तुम बोलोगे असली खौफ ये है, इसकी आंखों में खौफ दिख रहा है। ये है भाई मैं वहाँ से वापस आया हूँ कहाँ से? ऐसे देख के, कह रहे पैसे नहीं मिलेंगे वापस। मैं कहा नहीं चाहिए मुझे वापस। तो मुझे पता है वो खौफ कैसा है। हाँ, एक हाइट का डर है, बाकी भाई अपन और किसी से तो नहीं डरता है, खुदा से डरता है, अल्लाह उनसे डरते हैं, बाकी किसी से नहीं डरते हैं। वो है कि बाकी कभी कभी जैसे ये भी लगता है कि अगर आगे चल के पैसे नहीं होंगे तो क्या करोगे, लेकिन इतना अपने अंदर टैलेंट है कि पता है कि कहीं पे भी रख दो, कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा, मतलब 2 वक्त की रोटी तो कमा ही लूँगा मैं, इतना टैलेंटेड हूँ, वैसा है। बाकी किसी चीज़ का डर नहीं है भाई। ऐसा कुछ सोचा है फिर नहीं कि आगे कुछ बिजनेस वगैरह कर लूँ, या सिर्फ यूट्यूब ही चलाना है? नहीं देखो, यूट्यूब पे तो मैं अभी आया ना, मेरा जो दिमाग है एंटरप्रेन्योर वाला वो तो पहले से ही है। ओके। जब मैंने बिज़नेस करना शुरू किया था, उसके बाद में मैंने 2-3 बिज़नेस सेटअप किया। मेरे इन्वेस्टमेंट्स हैं काफ़ी सारे हैं, मेरा पोर्टफोलियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मतलब बिज़नेस माइंड मेरा पहले से था। ओके। बट बिज़नेस आइडिया, बिज़नेस माइंड, बिज़नेस करना, ये उसमें भी क्रिएटिव चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ मैं, लेकिन वही है कि मेरा कैरेक्टर, मेरा जो जॉली नेचर है, वो मेरे को लगता है कि बिज़नेस के लिए नहीं बना है, बट बिज़नेस मैं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि क्रिएटिव फील्ड में मैं ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, आई फील सो। तो इसीलिए मैंने ब्लॉगिंग, फिल्म मेकिंग, ये सब चीज़ चुना है। नहीं तो वैसे तो मैं अगर बिज़नेस कंटिन्यू करता, क्योंकि जब मैंने बिज़नेस करना शुरू किया था उस टाइम पे मेरा मंथली इनकम 30 लाख 40 लाख था। अच्छा। हाँ, वो 30-40 लाख हर महीने का छोड़ के फिर मैंने यूट्यूब करना शुरू किया, फिल्म मेकिंग करना शुरू किया। ओके। ज़्यादा बोल दिया क्या? इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे क्या? नहीं, वो था बोल दिया ना तुमने, था भी तो बोल दिया साथ में। हाँ, अभी नहीं है। अभी की क्या इनकम? अभी यार मतलब सही इनकम थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर देना पड़ेगा। मंथली इतना है कि जितना एक सीए कमाता है, जितना एक इंजीनियर या डॉक्टर प्रोफेशनल्स जो होते हैं, ठीक है भाई थोड़ा और डिटेल में बताओ ना, ये तो समझ ही नहीं आएगा। आधे बंदों को पता नहीं होगा सीए कितना कमाता है। कमाता है, बहुत कमाता है, बट नहीं पता होगा। अभी वही सोचने दो थोड़ा सा ही। कोई एक बाकी इनकम टैक्स फुल पे करता हूँ मैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर साल मेरा इनकम टैक्स पे होता है, और मैं जितना इनकम टैक्स पे करता हूँ उतने में मेरे ख्याल से मैं एक फॉर्च्यूनर तो ले सकता हूँ। एक साल का इनकम टैक्स जितना देते हो तुम? हाँ, उतना मैं एक फॉर्च्यूनर तो ले सकता हूँ। बाकी इनकम आप देख लो, 30% स्लैब में मैं पढ़ता हूँ इनकम टैक्स के, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। बताओ, ये बढ़िया लगा मेरे को यार, इनकम टैक्स बता दिया। अब बताओ तुम इनकम कितना है? अब भी आधे को नहीं समझ आएगा, बट भाई 50 लाख रुपए इनकम टैक्स, अब सोच लो। सुबह उठे और सही में सब कुछ गायब हो गया, तुम्हारे जितना फेम, जितनी फॉलोअर जो भी है सब गायब हो गया, तो क्या करोगे? इंस्टेंट सुबह टेंशन में आओगे या क्या? पहला स्टेप क्या होगा आपका? पहली बात तो मुझे इस चीज़ का डर ही नहीं है कि अच्छा। अगर मेरे दौलत शोहरत चली गई तो क्या होगा। अगर इस मामले में मुझे डरना चाहिए तो जो विद्या मेरे पास है, जो वरदान है, सरस्वती माँ का जो ज्ञान है हमको जो मिला हुआ है, मेरे को उसका खोने का डर है। बाकी जो विद्या मेरे पास है, जो ज्ञान का भंडार मेरे पास है, जो टैलेंट है मेरे पास,
मुझे पता है कि जितना एम्पायर मैंने अभी तक खड़ा किया है उसका और खड़ा कर सकता हूँ मैं। तो मुझे इस चीज़ का डर ही नहीं है कि आगे चल के पैसा नहीं होगा तो क्या करूँगा मैंने अपनी ज़िंदगी को ऐसा लोन पे लेके रखी नहीं है। मतलब जब मैंने फॉर्च्यूनर लिया था तब मैंने वो गाड़ी को लोन पे लिया था, लेकिन वो लोन पे लेने का भी रीज़न ये था कि मुझे थोड़ा इनकम टैक्स मेरे सीए ने एडवाइस किया था और वो लेके मैंने उसका लोन 1 साल के अंदर ही ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो मेरी ज़िंदगी डेट पे नहीं है। तो जब कोई तुम्हारी ज़िंदगी डेट पे नहीं है तो तुमको टेंशन होती नहीं है। ठीक है, तो अगर डेट पे होती और आगे चल के ऐसा होता था कि सब खत्म हो गया, ठीक है, जैसे लॉकडाउन लग गया, ऐसा कुछ सिचुएशन और आगे चल के आ गया, तब क्या, तब थोड़ा डर लगने की ज़रूरत है क्योंकि तुम्हें किसी को पैसे देने हैं। ठीक है, और मैं लोन ज़्यादा नहीं लेता हूँ, जितना मेरा पैसा है ना, अगर मुझे पता है कि अगर मैं आज 1 करोड़ का 2 करोड़ का लोन ले रहा हूँ मैं, तो मेरे पास 2 करोड़ ऑलरेडी हैं तभी मैं 2 करोड़ का लोन ले रहा हूँ। मेरे पास अगर 2 करोड़ का लोन ले रहा हूँ और 2 करोड़ मेरे पास नहीं है तो मैं लोन नहीं लूँगा। तो मेरा वो फंडा है, मैं अपने आप को डेट पे नहीं डालना चाहता हूँ। वो डेट वाली जो चीज़ है ना, वो मेरे को लगता है कि सुख शांति छीन सकता है। तो तुम्हारा जो सवाल था कि अगर आगे चल के गायब हो गया तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। विश्वास, आत्मविश्वास बहुत है कि वापस ये खड़ा कर सकते। एक इंसान की लाइफ में मनी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? अब अगर मैं बोलूँ कि मतलब मनी कांट बाय हैप्पीनेस बट यू नीड मनी फॉर एवरीथिंग, लाइक एक बहुत बड़ा मतलब फेज था जब मैं बोलता था कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग बट यू नीड मनी फॉर एवरीथिंग। ठीक है, पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए होता है। बिल्कुल चाहिए। आज के टाइम पे पैसा होने के बाद ये रियलाइज़ होता है कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसे से ज़्यादा हेल्थ इंपॉर्टेंट है, फैमिली रिलेशन, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये तब सही लगता है जब तुम्हारे पास पैसे हैं। जिसके पास पैसे नहीं है ना, वो अगर उसको मैं ये जब मेरे पास पैसे नहीं तो मैं शायद बोलता भी नहीं है। आज पैसे हैं तो शायद मैं बोल रहा हूँ। तो ये है भाई, इसके 2 पहलू है। मैं बोलूँगा कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बंदा जिसने अभी भी यूट्यूब शुरू किया है, जिसका 0 सब्सक्राइबर है, जिसको पैसे की बहुत ज़रूरत है, या फिर वो वाला फेज़ जब मैं काम कर रहा था, जब मुझे मुंबई में घर लेना था, गाड़ी लेनी थी और अपनी सारे चीज़ें ज़रूरतें पूरी करनी थी, उस टाइम पे अगर मुझसे कोई पूछता पैसा इंपॉर्टेंट है कि नहीं, मैं बोलता एकदम इम्पॉर्टेंट है, चाहिए पैसा। अभी पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये फेज़ आता है, जैसे हम लड़ाई की बात कर रहे थे कि लड़ाई उस टाइम पे कोई समझा समझ में नहीं आता है, फिर एक टाइम बाद सबको समझ में आ जाती है। उसी तरह से पैसे का भी है, जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होता है तो तुमको पैसे की ज़रूरत है। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद हो सकता है कि नंबर 1 प्रायोरिटी पैसा है, लेकिन जब एक बार पैसा आ जाए ना तो फिर शायद इंसान बोलने लगे कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। डैन बिल्ज़ेरियन ने ये बात बोली थी कि मतलब मनी कांट बाय हैप्पीनेस। सोचो, वो बंदा जिसके पास इतने सारे पैसे, लड़कियां, यॉट, सुपर कार, सुपर बाइक, पता नहीं क्या क्या उसके पास है, वो बंदा बोल रहा है। तो है, आज अगर शाहरुख खान से भी पूछेंगे तो शायद मे बी वही सेम आंसर देगा, मनी कांट बाय हैप्पीनेस। एक लेवल के बाद यार, तुम जब तक तुम्हें एक गोल, जैसे मैं बता रहा हूँ, एक गोल बनाना है। अब तुमने बना लिया कि मेरे को फॉर एग्जांपल 20 करोड़ रुपए कमाने हैं और तुमने कमा लिए। अब तुम 20 से ऊपर जा रहे हो ग्रेजुअली, बट जो तुम जिस खुशी के लिए कर रहे थे या जो खुशी ढूंढ रहे थे वो खुशी ही नहीं मिलेगी, तो फिर पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे जो लगता है। बाकी सबको यार, मेरे को चलो ये तुमने सही बोला कि जब पैसा आ जाता है या जब पैसा तुम्हारे पास है तब पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, तब आप और सारी चीज़ भी देख सकते हो। बट अगर मान लो अभी मैं एक ऐसा ख्वाब देख रहा हूँ जिसके लिए बहुत पैसे की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आंसर चेंज हो जाएगा। हाँ। कि पैसा ज़रूरी है भाई। अभी आपने बोला था। हाँ। लेकिन मैंने वही बोला ना कि अभी ख्वाब देखे हैं लेकिन ख्वाब में उतनी शिद्दत नहीं है। जब शिद्दत आ जाएगी तो फिर पैसा इंपॉर्टेंट हो जाएगा फिर से ऐसा। लेकिन जब तुम पैसे पे फोकस करोगे तो तुम्हारी जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो थोड़ा अफेक्ट हो सकता है। जैसे तुम्हारे दोस्त छूट सकते हैं, फैमिली अफेक्ट हो सकती है, वैसा है। क्योंकि फैमिली को पैसा नहीं चाहिए, मतलब चाहिए उतना नहीं, लेकिन दे नीड टाइम। तुम उनको अपना वक्त दो, उनके साथ खाना खा लो, इतना भी मतलब एटलीस्ट माँ बाप इतना तो एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा घर में मेरे साथ खाना तो खा ले। वो तुम्हें होल्ड करके नहीं रखना चाहते हैं। पहले जब हम छोटे होते हैं, हमको जब वो बड़ा करते हैं तो मे बी शायद वो लोग हमें होल्ड करके रखते हैं कि कुछ बुरा ना कर ले, अभी समझ नहीं आई, जब समझ आएगी तो ये अपना खुद ही सुधर जाएगा। लेकिन जब समझ आती है तो लड़का घर वालों को छोड़ के ही चले जाता है। तो मेरा वो इंटेंशन है ही नहीं। अभी मैं घर ढूंढ रहा तो भी ये कोशिश कर रहा हूँ कि घर से नज़दीक ही रहे। लेकिन ऐसा है कि सर्कमस्टेंसेस चेंज हो सकते हैं,
बट ये है कि पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है अभी के लिए। भाई शादी हुई है? नहीं भाई, नहीं हुई? कर लो यार, टाइम हो गया भाई तुम्हारा। क्यों कर, मैं मुझे बताओ शादी क्यों करना है? घर वालों की खुशी के लिए। घर वालों की खुशी के लिए तो मैं कर ही रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें भाई। घर वाले नहीं बोलते? हाँ, घर वाले नहीं बोलते शादी के लिए? बोलते हैं, वो बोलते हैं, लेकिन मैं उनको फिर वापस सवाल करता हूँ कि क्या आप अपने बच्चे की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते? मतलब क्या इन फ्यूचर करनी ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं करनी है, करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी सही वक्त नहीं आया है। मतलब सही वक्त कब आएगा आपके हिसाब से? के हिसाब अभी मैं फ़िलहाल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा नहीं सकता हूँ। जब आप एक लेवल सेटल हो जाते हो, घर वाले तभी कहते हैं, और मेरे ख्याल से वो सही इसलिए कहते हैं क्योंकि आप, मतलब मैं एक जनरल आंसर बता रहा हूँ, मतलब जनरल आंसर दे रहा हूँ कि आपकी उम्र अभी कितनी एज है भाई आपकी? 25 साल भाई। झूठ बोल रहा है, झूठ। कितना लग रहा हूँ मैं शक्ल से? भाई शक्ल से 30। बस उतना ही समझ लो फिर। 32 बताई थी बट अभी तो। बट भाई मतलब इन जनरल बोल रहा हूँ, अगर अभी शादी होगी 2-3-4 साल में आप प्लान करोगे बच्चे का, तो अगर उस हिसाब से अगर आप देखें, 50 के होगे तो वो 15 का होगा, आप बुढ़े हो गए भाई। ये लॉजिक एकदम आपका सही है। बस यही एक लॉजिक मेरे को समझ आता है, बाकी तो सब ऐसे ही है। तो जैसे मेरे चाचा ने थोड़ा लेट शादी किया उन्होंने, ठीक है, तो अभी उनका उम्र वो दिख रहा है, ठीक है, और उनके बच्चे अभी भी छोटे हैं, ठीक है। जैसे अभी कुछ फैमिलीज़ को आप देखे होंगे जिनके मतलब बाप और बेटे सामने सामने आ जाए तो भाई भाई लगता है, जो जल्दी शादी करते हैं तो वैसा होता है, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, ये मेरे को लगता है समाज ने ये ऐसा रूल बनाया है, ओके। रूल नहीं बना रखा है तो समाज ने। लोग अभी ये भी कहते हैं कि लड़कियों को भी कहते हैं कि जल्दी शादी कर लो, नहीं तो फिर बच्चा नहीं होगा, है ना, या बच्चा होने में तकलीफ़ होगा। तो ये सब चीज़ें होती है। अभी फ़िलहाल ना मैंने बच्चे का कोई प्लानिंग किया हुआ है, ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी मैं नहीं ले सकता हूँ, वो एक चीज़ है। तो सब लोग अपना जो ज़िंदगी है खुद ही लिखते हैं, तो मैंने अपनी ज़िंदगी को थोड़ा अलग तरीके से लिखने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि लाइफ में तुम शादी करो या ना करो, खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान शादी नहीं किया वो खुश नहीं है। डैन बिल्ज़रीन ने भी नहीं किया है शादी, सलमान खान ने भी नहीं किया है। तुम ले दे के डैन ब्राज़ीलियन का क्यों नाम ले रहे हो यार? वो तुमने जो मनी बोला ना, तो मनी में वो नाम चिपक गया वो चीज़, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मतलब ऐसे भी वो डैन बिल्ज़रीन का सिर्फ पैसा भी नहीं है ना, उसका एक अलग एंगल भी है कि वो लाइफ में खुश है जो उसको चाहिए। अभी आपने 2 बार बोला है कि वो खुश नहीं है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस। एक तरह से खुश नहीं है ना फिर वो। हमको क्या पता वो क्या कर रहा है वहाँ पर, अभी क्या कर रहा गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड नहीं है भाई। मतलब गर्ल्स में रुके क्यों? रुके क्यों? अभी देखो, गर्लफ्रेंड में भी ना बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अभी ऐसा है कि गर्लफ्रेंड आप ऐसे पूछोगे कि किसी के साथ कमिटेड हो या नहीं, ठीक है, तो वो नहीं। बाकी गर्लफ्रेंड्स हैं भाई। डिप्लोमेटिक होके क्वेश्चन का आंसर दिया ना गाइस। गर्लफ्रेंड्स मतलब लड़कियां हैं, क्या दोस्त है? हाँ, दोस्त नहीं, मतलब गर्लफ्रेंड है, लेकिन कई सारी। हाँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत सीधा साधा लड़का हूँ, मैं सिंगल हूँ अभी तक। अरे भाई, तो लड़कियां डीएम कर सकते हैं आप मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। बट लव मैरिज करोगे अरेंज मैरिज? लव मैरिज। उसके लिए तो मैं श्योर हूँ कि मुझे लव मैरिज करनी है। इसका मतलब तो होगी यार। राह चलते चलते अगर किसी के साथ कुछ कनेक्शन बन गया, ठीक है, या फिर क्योंकि देखो ऐसा अगर कहोगे कि पास्ट में मेरी गर्लफ्रेंड रही है या नहीं रही है, तो मैं बोलूँगा कि डेफिनेटली रही है, ठीक है। लेकिन मेरे साथ पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे ना मेरे को ये बात समझ में आ गई कि मैं किसी के साथ लाइफ तभी बिता सकता हूँ जब कंपैटिबिलिटी बढ़िया हो, ठीक है। अब जैसे आपने बताया कि आप यहाँ पर हो और रात को काम कर रहे हो, और आपको अगर यहीं स्टूडियो में सोना है तो आप जाके सो जाओगे, ठीक है। आपको कोई घरवाली का प्रेशर नहीं है, क्योंकि बहुत कंपैटिबिलिटी, ठीक है, इधर ही है। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते हैं ना। मैं एक ऐसे रिलेशनशिप में था कि अगर मान लो मैं रिप्लाई भी ना करूँ, झगड़ा हो जाता है, तो फिर वैसे रिलेशनशिप का क्या करना? काट दो, काटा मार दो। तो अभी वही होता है कि कोई लड़की से बात हो रही है मेरी, और जैसे ही मुझे कोई भी अगर रेड फ्लैग दिख जाता है, नहीं,
सीधा Side बात हो बात जाते हो। साइड, एकदम साइड। मैंने बस, मेरे पास बहुत सारे रेड फ्लैग्स अभी रखे हुए हैं, जिसको भी देखता हूँ रेड फ्लैग, चलो हटाओ, वैसा है। तो फ्रेंड्स विद बेनिफिट हाँ, वैसे भी रिलेशन बहुत रहे हैं यार, फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाले कि रिलेशन। मुंबई में है क्या ऐसा कुछ सीन? मुझे लगता है Casual कि relationship? ये सब लोग वही करते हैं जिनका मुझे लगता है कि यार ये, अगर मैं अपने, मेरे को बाकी लोग का पता नहीं, मे भी शायद बाकी लोग के मामले में मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरा जो है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि अभी मैं लाइफ में फोकस होना चाहता हूँ, ठीक है। अगर किसी को मुझे वक्त देना पड़े, ठीक है, और किसी के साथ कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़े, तो मे भी शायद मैं वो चीज़ ना कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स विद बेनिफिट में भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि मतलब तुम कितना वक्त देना चाहते हो, नहीं देना चाहते हो, वो सब चीज़ भी। कि तुम्हें मैं ही कॉल करूंगा बस? फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला एक रिलेशनशिप मेरा 3 महीने तक चला था, ठीक है। फिर वो भी एक फॉरेनर के साथ था तो मेरा बेस्ट। तो अभी तक तो मुझे वही रिलेशनशिप थोड़ा सा लगा कि हाँ ये ठीक है, लेकिन वही है कि उसमें भी अटैचमेंट और चीज़ें हो जाती है। तो ऐसा कोई रिलेशनशिप है ही नहीं मेरे ख्याल से। अटैचमेंट से डरते हो तुम? अटैचमेंट से मैं, हाँ, डरता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही इमोशनल लड़का हूँ, और मेरा ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ अगर छोड़ कर जाती तो फिर मैं तकलीफ़ में जाता हूँ। जब कोई अच्छा दोस्त भी धोखा देता है ना, तो भी थोड़ा दुख होता है बहुत, कि मतलब पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है कि मैंने अपने दोस्तों को इन्वॉल्व किया अपने बिजनेस में, एंड जब दोस्तों के बीच में पैसा इन्वॉल्व हो जाता है तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। तो वो चीज़ पास्ट में हो चुकी है। ओके। तो मुझे लोगों को खोने से डर लगता है, तो इसीलिए मैं लोगों को अपनाने से भी डरता हूँ कि अगर इसको मैंने अपना लिया और इसको मैंने वो दिल के कोने में अपना जगह दे दिया और इसने कुछ ऐसा कर दिया जिससे मुझे तकलीफ़ हो, तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगा चीज़ों को लेके। मैं फिर बीच बीच में जो व्लॉग्स नहीं आते थे मेरे, कभी कभी ऐसा होता था कि मेरा मूड नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे ऐसा कोई ब्रेकअप हो चुका होता था कि आज मूड नहीं कर रहा है। दोस्त या गर्लफ्रेंड, दोनों में से कोई भी, है ना, वही है। इसीलिए मैं लाइफ में बहुत कम लोगों को इन्वॉल्व करता हूँ, क्योंकि अभी जो भी इंसान लाइफ में आ रहा है ना, वो समझ नहीं आ रहा है कि वो आ क्यों रहा है। लाइक वो मेरे फेम को देख के आ रहा है या मेरे नंबर्स को देख के आ रहा है, समझ नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसे भी हुआ है, जैसे अभी जब व्लॉग करना शुरू किया हमने, तो नेम फेम आ गया, तो बहुत लोग आए, दोस्ती किए, उन्होंने फ़ायदा उठाया और फिर वो चले गए। मैंने बोला कि ये मैंने तो दोस्ती की थी यार। और फिर ये तो लाइफ लेसन है भाई ये। हाँ। ये तो हर मोड पे मिलेगा आपको। अभी मैं उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो गया हूँ, मैं पहले वैसा नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार, अगर दोस्ती हुई है तो फिर दोस्ती, हम लोगों ने जो दोस्ती निभाई है वो अलग लेवल की दोस्ती है भाई। उसमें मतलब मैंने मारपीट वाला चीज़ बताया, दोस्त को कोई ज़रूरत हो तो वो, किसी दोस्त ने मुझे बोला कि भाई मुझे 50,000 चाहिए, ले ले भाई, कोई टेंशन नहीं है, वैसा है। लेकिन फिर वो दोस्त का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको लौटा दे, है कि नहीं। अगर वो नहीं लौटा रहा है, या फिर मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, 50,000 का फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर बात अलग है। तो वो है, लोगों को खोने का जो डर है वो तो है भाई, अटैचमेंट से डर तो लगता है। लास्ट दिल कब टूटा है? लॉकडाउन में। लॉकडाउन में तो बहुत कुछ टूटा है। बहुत जोड़े टूटे होंगे उसमें। लॉकडाउन में हुआ था बस लास्ट लॉकडाउन में हुआ है। वो एक ऐसा हार्ट ब्रेकिंग मतलब वो था, जो रिश्ता टूटा था। बताओ यार उसके बारे में कुछ भी हल्का फुल्का बता दो। तो हमने किसी को चाहा, ओके, ठीक है, किसी को कहा कि हम आपसे शादी करेंगे, हम घर बसाएंगे, हमारे बच्चे होंगे। अच्छा, सोच लिया था वहाँ तक सब। ओके, वही तो टूटता है बस दिल। मैं अभी जो मेरे रिलेशनशिप को लेके जो थॉट है ना, वो सिर्फ अभी नहीं है, अभी का प्रोसेस नहीं है वो बचपन से लेकर अभी तक जितने भी मैंने रिलेशनशिप देखे थे उस हिसाब से ये बना हुआ है। तो जो अभी रिसेंटली जो चीज़ हुई थी उसमें थोड़ा सा वो चीटिंग वीटिंग वाला सीन हो गया था, ठीक है। तो हमने जिसको वादा किया, जिस पे हमने भरोसा किया, और उन्होंने हम पे भरोसा ना करके किसी और के साथ कुछ चीट किया, तो वो हार्ट ब्रेकिंग था। क्योंकि मैंने आज तक ऐसे किसी को वादे नहीं किए कि तुम्हारे साथ शादी करूँगा। किसी एक को किया था मैंने और फिर वो दिल टूट गया। तो इसीलिए मैं अभी रिलेशनशिप में जाने से पहले किसी को भी ऐसा कमिट करके रिलेशन में नहीं जाता हूँ। मैं देखता हूँ
फिर कंपैटिबिलिटी अच्छी लगती है तो फिर बात धीरे धीरे वो अपने आप हो जाएगी। बट अगर मतलब किसी के साथ मुझे रिलेशनशिप में जाना तो मैं पहले चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि मेरा क्या ये है, मेरा सिचुएशन क्या है, मैं क्यों तुम्हें नहीं बोल सकता हूँ। और वो लड़की को बैठ के मैं अपनी पूरी लाइफ की स्टोरी बताता हूँ, देख मेरे साथ क्या क्या हुआ है कि मेरे साथ ये रिलेशन में ऐसा हुआ था। मैं सब पूरा मैं दिल खोल देता हूँ और जो भी मेरा नेचर है मैं बता देता हूँ। अब फिर उसको बोलता हूँ कि तुझे अगर एक्सेप्ट करना है, पुरानी बातों को भूल के एक नई शुरुआत करनी है तो यू कैन डू इट। लेकिन अगर तुझे पुरानी बातों को लेके, एक लड़की के साथ हुआ था किस्सा ये कि मैंने उसको पूरी दिल की बात खोल के रख दी, ठीक है, कि मेरे साथ पास्ट में ऐसा हुआ था, ये हुआ एंड देन उनके साथ कोई ऐसा मतलब सीरियस रिलेशनशिप नहीं था, वैसे ही हम कैजुअली अपना चीज़ें चल रही थी। और फिर उन्होंने जब झगड़े हो रहे थे तो वो पुरानी बातों को हथियार बना के मेरे पे यूज़ कर रहे हैं। मैंने कहा कि मैंने पुरानी बात इसलिए बताई थी ताकि तुम्हें मेरी सच्चाई पता चले एंड देन तुम उस चीज़ को भूल के नई शुरुआत करो। लेकिन तुम नई शुरुआत में पुरानी चीज़ों को ला के उसके साथ झगड़ा कर रहे हो तो ये कांट एक्सेप्टेबल। एक बार किया, 2 बार किया, फिर ब्रेकअप हो गया, फिर उसने बोला नहीं अभी बात नहीं करूँगी, फिर वही आ रहा था। मेरे को समझ में आ गया कि भाई तुम इस ब्रीड के हो, तुम्हारा तुम यही हो, पिटबुल हो तुम काटोगे वापस। पिटबुल अच्छे होते हैं भाई, काटते नहीं है। नहीं, मैंने तो कितने वीडियो देखे हैं भाई, वो तो भाई वीडियो देखे हैं यार। आप एज सेम एज रिलेशनशिप ब्रो। अगर आप उसके साथ रिलेशन अच्छे बनाओगे तो वो भूल के भी नहीं काटेगा। बट हाँ, अनलेस आपके ऊपर कोई कुछ ना भूल रहा हो। अच्छा, वो तो प्यार करता है ना। हाँ, तो मतलब वो प्रोटेक्टिव भी होते हैं। अगर आपको प्रोटेक्टिव होते हैं। आपसे अगर मैं यहाँ मिलवाऊंगा कैजुअल, मतलब आप मेरे साथ आए हो ना, मैं लेके आया हूँ, मतलब इस घर में कोई आया है, उसको उसका मालिक लेके आया है, चिल बैठेगा, कोई दिक्कत था ही नहीं। वो नीचे आते ही भौंकने लग गया था। गेट बंद था ना, गेट बंद में और बंधे कुत्ते में फर्क होता है। अच्छा, वो तो उस टाइम तो दिखाएंगे ना कि हाँ भाई मेरी टेरिटरी में आ रहा है तो। भाई ट्रैवलिंग की बताओ भाई, इतनी सारी जगह ट्रैवल किया है तुमने, सबसे बेस्ट जगह कौन सी लगती है तुम्हें? पहले इंडिया में, बाहर ट्रैवल किया? बाहर गया हूँ, रशिया गया हूँ, मिडिल ईस्ट कंट्रीज गए हैं। रशिया गए हो? हाँ। सबसे पहला नाम लिया रशिया का। अच्छा, क्योंकि अभी रशिया की बात बाद में बदलेगी। हाँ, वो तो थोड़ी अच्छी बात होगी ना। रशिया में? हाँ, रशिया में हम लोग सिर्फ 7 दिन के लिए गए थे, ठीक है। बता रहा है वहाँ पर जाने के बाद मैंने ये बम्बल होता है एक, बम्बल टिंडर। अच्छा, हाँ, इसको डाउनलोड किया था मैंने वहाँ पर। इसीलिए गए थे क्या? नहीं, हम वहाँ पर ट्रैवल के लिए गए थे, देखने गए थे कि रशिया कैसा है। बट वहाँ जाने के बाद रशियन, हाँ, रशियन क्या? रशिया या रशियन? रशिया गए थे, वहाँ पर रशियन लोग थे, ठीक है। तो वहाँ पहुँचने के बाद में हमने जो ऐप होता है, क्या कहते हैं उसको, ऐसे ऐप्स को, ऐसे ऐप्स, हाँ, डेटिंग ऐप, ठीक है। मैं डेटिंग ऐप में नहीं हूँ, ठीक है, मैं नहीं बनाता हूँ वहाँ पर। लेकिन मैंने रशिया में बनाए थे, मतलब पहले था डेटिंग ऐप में, अभी मैं नहीं रहता हूँ। तो रशिया में मैंने सोचा कि चलो देखते हैं कि यहाँ पर क्या कल्चर है, ठीक है। और जैसे ही ऐप डाउनलोड किया, मैच पे मैच, मैंने इतनी लड़कियाँ यहाँ पर। फिर हमने वो एक लड़की से मिलने का प्लान बनाया था और हम लोग, मैं, आर्या और पूनम भी थे वहाँ पर। तो हम लोगों ने सोचा कि लड़की को बुलाते हैं, ठीक है। तो हम तीनों बैठे हुए हैं और लड़की से मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ कि कहाँ हो, क्या हो। और ऐसे करते करते फिर मैं ऐसे दूर से देख लिया हमने। हमने बोला नहीं मिलना है इससे। तो ऐसा भी हुआ था। तो फिर उसका जो मैंने अनइंस्टॉल किया था, मैं सिर्फ देखना चाहता था कि वहाँ पर लेकिन लोग जो बोलते हैं रशियन वो एक्चुअली है वैसे ही है यार। वहाँ पर मैं मिला नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि डेटिंग ऐप में तो मैच मिल रहे थे, तो वहाँ पर मे बी शायद वो कल्चर है। और वहाँ पर वॉर की वजह से ना वहाँ पर लड़कियाँ ज़्यादा है और लड़के थोड़े कम हैं। तो मतलब अगर तुम एक लड़के हो तो तुम्हारे को 4 लोग को हैंडल करना पड़ेगा। अच्छा है आपको नहीं मिली, क्योंकि मैंने अपने एक दोस्त के मतलब उसका इंसिडेंट सुना हुआ है कि ऐसे ही किसी डेटिंग ऐप से वो उससे मिलने आई एंड उसके रिलेटिव गए थे, तो उससे मिलने आई और मिलने के बहाने मिलने के बाद उसे बेहोश करके और उसकी एक किडनी लेके चली गई। किडनी? ये तो कुछ नया सुनने को मिल रहा है, किडनी गायब। तो भाई देख के थोड़ा, मैं तो तभी मैं पूछना चाह रहा था कि कुछ ऐसा हुआ क्या, क्योंकि मेरे को जब उसने बताई थी तो मुझे लगा ये तो बहुत सीरियस चीज़ है। अभी से हम प्रिकॉशन रखेंगे, लेकिन किडनी दूसरा प्रिकॉशन, हाँ,
जो मतलब जिस लड़की से हम मिलने वाले थे, ठीक है, मैंने उसको अकेला तो नहीं मिलने के लिए बुलाया था, क्योंकि सब हमारा ग्रुप था वहाँ पर। तो ये चीज़ हमने व्लॉग में नहीं की है। बाय द वे जो भी हमारे व्लॉग्स देखते हैं हम ऐसी एक्सक्लूसिव चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे। तो दूर से देख के थोड़ा सा वो तो था, वाइब तो थी कि हाँ कुछ गड़बड़ हो सकता है, हो सकता है। हाँ। और मतलब मैं आई डोंट बिलीव डेटिंग ऐप्स, ना ही मुंबई में ना ही रशिया या कहीं पे भी, क्योंकि तुम किसी को जानते नहीं हो यार, वो कोई भी हो सकता है। लाइक आजकल दुनिया में कितने स्कैम्स हो रहे हैं, इंडिया में भी हो रहे हैं स्कैम्स, वही स्कैम ही था भाई वो। किसी के ऊपर मेरे को भरोसा नहीं है, तो इसीलिए मैं डेटिंग ऐप्स में नहीं हूँ, मैं इसीलिए अनइंस्टॉल कर रखा हूँ। जो ऐसे इन पर्सन मिल जाता है, बात हो जाती है, अगर कहानी आगे बढ़ जाती है तो वो बात अलग है, बट ऐसे डेटिंग ऐप पे तो मैं भरोसा नहीं करता हूँ। रशिया और इंडिया की बताओ, बेस्ट प्लेस कौन सी लगती है आपको घूमने के लिए? मुझे यार मनाली, हिमाचल प्रदेश जो है, ठीक है, वो सही लगता है, क्योंकि वहाँ पर आप माउंटेन का आए हो? नहीं, मैं समंदर वाला हूँ यार। समुंदर वाले हो? हाँ, वो तो आपके पास ही रहता है ना जहाँ पे आप रहते हो। हाँ, बट तो फिर तो आप माउंटेन वाले होना चाहिए ना। मेरे डैड जो है ना वो कोकनी है। ओके, कोकनी एक कल्चर है, ठीक है, मतलब एक रीजन है जिसमें महाराष्ट्रन के कोंकण लोग जो होते हैं, जो समंदर किनारे लोग जो होते हैं ना, बेसिकली ज़्यादातर यूँ समझ लो कि उसी को कोंकण कल्चर कहते हैं। ओके। तो महाराष्ट्रन कोंकणी होते हैं, एक गोवन कोंकणी होते हैं और एक कर्नाटका के कोंकणी होते हैं। ओके। तो हम लोग कोकनी रीजन में ही हैं। तो हमारे घर से जो समंदर है कर्नाटका में, वो हार्डली 3-4 किलोमीटर है, ठीक है। तो मतलब वहाँ पर हम ऐसे साइकिल लेके चले गए समंदर किनारे, मछली और वो पूरा जो कल्चर है वही है। तो मेरा ना बचपन से वही है, और मैं अपने आप से ना बहुत बार ये सवाल पूछ चुका हूँ कि मुझे पहाड़ पसंद है या समंदर पसंद है, ठीक है। तो हमेशा आंसर मेरा समंदर वाला ही आया है। वो इसीलिए क्योंकि पहाड़ों में ना मेरे को वेदर अच्छा लगता है, ठीक है, नेचर होता है, बड़ा बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मैं पहाड़ों में ज़्यादा वक्त तक नहीं बिता सकता हूँ। मुझे वापस समंदर किनारे आना पड़ता है, अपने घर में आना पड़ता है, मछली खाना पड़ता है और मेरे को स्कूबा डाइविंग भी पसंद है। समंदर के अंदर की जो दुनिया है वो भी, हाँ मैंने किया है। मैंने किया था ये नील आइलैंड में, जो अंडमान निकोबार का एक पार्ट है, तो वहाँ पर मैंने किया हुआ है। मैंने मालवन में भी स्कूबा डाइव किया हुआ था, मतलब थोड़ा गोवा के पास ही जगह है। और लाइक सर्फिंग पसंद है, और स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो भी पानी में होती है वो सारा चीज़ पसंद है। मतलब मेरे को पानी ज़्यादा पसंद है पहाड़ों से। तो फिर मेरे को समझ में आ गया कि पानी से डर नहीं लगता? नहीं, पानी से डर नहीं लगता, पानी पसंद है अपने को। तो ये चीज़ है। तो मैंने वो पूरा एक दिन बैठ के लिस्ट बनाई थी कि क्या मैं पहाड़ वाला इंसान हूँ या मैं समंदर वाला। तो समंदर की लिस्ट में ज़्यादातर पॉइंट्स आए हैं। पहाड़ों में क्या होता है कि मैं ट्रैक कर सकता हूँ, ठीक है, पहाड़ों में मैं पहाड़ों को देख सकता हूँ। एक बार तुम पहाड़ में पहुँच गए और तुम देख रहे हो, ठीक है, एक दिन देखे, 2 दिन देखे, तीसरे दिन क्या देखोगे? पहाड़ी पहाड़ हर जगह पे दिख रहे हैं। समंदर किनारे ऐसा होता है कि आज तुमने समंदर देखा, कल चलो समंदर के अंदर चलते हैं, कल चलो समंदर से मछली पकड़ते हैं, कल चलो पहाड़ पे भी चढ़ सकते हो। आज आपने पहाड़ देखा, आज आप इस पहाड़ पे चलेंगे। हर पहाड़ की अलग अलग, हाँ, मतलब पहाड़ों में जैसे ये भी होता है, पैराग्लाइडिंग भी होता है ना। बीर जाओगे तो वहाँ पर पैराग्लाइडिंग तुम कर सकते हो। तो पहाड़ों में भी एक्टिविटी होती है, वही मैं कह रहा हूँ ना। लेकिन अपने को हाइट से डर लगता है यह बात भी तो हो गई। हाँ, तो वो एक चीज़ है कि पहाड़ चढ़ना पसंद है, लेकिन पहाड़ से चढ़ जब नीचे देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि बाबा ऐसे हाथ वाथ कांपने लगते हैं। ले ले नीचे उतार दो। खीर गंगा ट्रैक किया हूँ मैं हिमाचल में। और महाराष्ट्र में जो हाईएस्ट पीक है, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पहाड़, वहाँ पर भी मैंने ट्रैक किया है, कलसुबाई नाम है उसका। तो मैंने ट्रैक भी मैं करते रहता हूँ, मतलब ट्रैक भी पसंद है। लेकिन वही है कि ज़्यादा पसंद अगर देखना हो तो फिर समंदर है। ऐसा मैं फ़ोन में किन किन सेलिब्रिटी का नंबर है? ये तो सोचा नहीं था कि ऐसा कोई सवाल घूम के इस तरफ से आएगा। भाई मुंबई वाली बात आ गई ना, फिर पहाड़ों की बात, मुंबई की बात, फिर पानी की बात, तो मेरे एकदम से मुंबई वाला क्वेश्चन निकला कि मुंबई में रहते हो और तुम्हारे पास किन किन सेलिब्रिटी का कांटेक्ट है, बताओ। रणविजय सिंघा, ओके, रोडीज वाले, और सेलिब्रिटी यानी कि जो टीवी वाले लोग हैं ना, काइंड ऑफ।
यूट्यूब वाले सिलेब भी बता दो अगर कोई है यूट्यूब में आप बताओ कौन कौन सेलेब है, क्योंकि मैं तो सारे यूट्यूबर को सेम ही समझता हूँ। मैं तो यूट्यूबर जो को मैं आपको celeb लगता समझता नहीं हो हूँ। कि हाँ ये ऊपर है, इसका है, वो बताओ अपने हिसाब से बताओ ना यार। मेरे को आप किसी को मानते हो? यूट्यूब में अगर कोई मुझे सेलेब वाले स्टेज पर कोई क्रिएटर लगता है तो वो भुवन बाम लगता है। ओके ठीक है, उनका नंबर नहीं है, लेकिन उनको जो मैनेज करते हैं रोहित भाई, उनका नंबर है। ओके ठीक है, तो भुवन बाम का नंबर नहीं है। लेकिन अगर उनसे मिलना हो, कभी बात करना हो, तो वो मैं कर सकता हूँ कभी भी। रोहित भाई कभी मना नहीं करते मेरे को। लेकिन कभी ऐसा लगा नहीं कि, मतलब भुवन भाई से भी मिला हूँ मैं, काफ़ी बार मिला हूँ, लेकिन वो ऐसा अर्ज नहीं होता ना कि मिलना ही है वैसा। हालांकि मैं सबसे कांटेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन नंबर किसी का नहीं है। क्या पता पॉडकास्ट के बाद याद आ जाए, अभी तो याद नहीं आ रहा है। कांटेक्ट दिखा दूंगा ज़रूर, मुंबई का ज़रूर प्लान बनाऊंगा जल्दी। तुम्हारी ड्रीम कार कौन सी है? उरुस भाई, लंबोर्गिनी उरुस। लेने का प्लान बनाया कभी? अभी तो लेना, अभी मैं ले सकता हूँ, अच्छा। लेकिन मैं लूँगा नहीं अभी, ओके। क्योंकि मैं उसको लेके सिर्फ रखना नहीं चाहता हूँ, उसको लेके मैं पूरा हिंदुस्तान घूमना चाहता हूँ। और मैंने पेट्रोल का कैलकुलेट किया था कि यहाँ से लेकर अगर मैं दिल्ली आता तो पेट्रोल का खर्चा कितना होगा, तो लगभग 50,000 से लेके 70,000 तक का पेट्रोल का खर्चा है। अगर मैं उसको यहाँ दिल्ली से मुंबई लेके जाता हूँ तो मैं उसको लेके घूमना चाहता हूँ, मैं उसको लेके सिर्फ खड़ी नहीं करना चाहता। जिन लोगों के पास भी बड़ी बड़ी लंबोर्गिनी उरुस या और भी जो कार है ना, वो लोग चलाते नहीं है, सिर्फ वो शोबाजी के लिए होता है। मैं उसको चलाना चाहता हूँ हर जगह पे। बाइक में ज़्यादा मज़ा आता है ट्रैवल करने में या गाड़ी में? मेरे को बाइक में ज़्यादा मज़ा आता है, बट जिसमें ज़्यादा मज़ा आता है उसको मैं ज़्यादा कर भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि उसमें एफर्ट्स भी उतने ही लगते हैं। और बाइक राइड का ऐसा नहीं है कि मैं हर मौसम में बाइक राइड कर सकता हूँ, नहीं। मुझे बाइक राइड करना है तो मुझे ठंड का मौसम चाहिए, ठंड में ही मैं बाइक राइड को एंजॉय कर पाता हूँ। गर्मी में नहीं करता हूँ मैं, गर्मी में मुझे आई हेट बाइक राइडिंग। बारिश में भी मैं, मतलब बारिश में मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है गेस, लेकिन बारिश में मैं मोटो व्लॉग नहीं कर सकता हूँ, प्रॉब्लम ये है। नहीं तो भीग भीग के राइड करने में बहुत मज़ा आता है भाई, मज़ा आता है, वो एक चीज़ है भाई। तो भाई बेस्ट मेमोरी कौन सी है ट्रैवलिंग की? बेस्ट का डेफिनेशन क्या है? मतलब बेस्ट मतलब यादगार जो हमेशा याद रहे, या फिर ऐसी चीज़ें जो लाइक जिसमें हमने मज़े किए हों। देखो कुछ ऐसी चीज़ होती है, जैसे ये रोहतांग पास वाला, क्या तुम पूछोगे इसमें मज़ा है? नहीं मज़ा है, लेकिन ये याद है, हाँ याद है। उसी तरह से बेस्ट अच्छा, तो अभी सबसे अच्छा एक्सपीरियंस ट्रैवलिंग में? हाँ, अभी हम लोग गए थे हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हम लोग को करना था स्पीति, और वहाँ पर हो गई लैंडस्लाइड और हम वहाँ पर फंस गए, ठीक है। और हम 1 महीने तक वहीं फंसे रहे, क्योंकि हम गाड़ी नीचे ला नहीं सकते थे, रोड बंद हो चुका था, पूरा का पूरा पहाड़ नीचे गिर गया और हमें वहीं बिताना था। तो 1 महीने तक? 1 महीने तक हम लोग थे। चितकुल एक जगह है, उससे पहले एक रक्षम करके गांव आता है, ओके। तो वहाँ पर हम रुके थे, वहाँ पर हमारी बाइक थी, और वो जो रास्ता है वहाँ से हम नीचे नहीं आ सकते थे, हमें हेलीकॉप्टर से आर्मी वालों ने रेस्क्यू करा के नीचे लाए, और फिर वहाँ से बस पकड़ के हम मनाली गए। बट बाइक वहाँ पर बाइक वहाँ पर ही थी। और जो मनाली में हम थे ना भाई, मनाली में हमने कुछ नहीं किया, ना व्लॉग बनाया ना कुछ किया, बस चिल कर रहे हैं भाई, पहाड़ देख रहे हैं वहाँ पर। सबसे बेस्ट मेमोरी वो है, कुछ काम नहीं, कुछ व्लॉग नहीं। सुबह उठ रहे हैं हम लोग, वहाँ पर पत्ते खेल रहे हैं, ऊनो खेल रहे हैं, पता नहीं डम शराड खेल रहे हैं। और मनीष भाई 1 महीने रहे हो नीचे? हाँ, मनीष भाई रोज़ आ रहे हैं, हमें पकौड़े खिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं। तू भी था? हाँ, इसने भी एंजॉय किया, सब ने एंजॉय किया, किसी ने कुछ काम नहीं किया। और सुबह उठ रहे, बस कहीं जा रहे हैं, मार्केट घूम रहे हैं, पड़े हुए हैं। आलसी ट्रिप, ये याद है। और एक ट्रिप ऐसा था लद्दाख का, जो शुरू में पहले मैं गया था, ठीक है। पहला ट्रिप लद्दाख का पहली बार 2013 में गया था, उसके बाद मैं 2018 में गया था। मतलब ऐसे हर 2 साल में मैं जाते रहता हूँ। तो 2018 में जब मैं लद्दाख गया था, उस टाइम का नहीं, उस टाइम पे भी गड़बड़ हुआ था, क्योंकि हर ट्रिप में कुछ ना कुछ होता ही है। तो मैं वो ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा कौन सा ट्रिप है जहाँ पर तकलीफ़ें ना हो, सिर्फ मज़े ही मज़े हो। तो वो 2017 वाला, हाँ 2017 वाला, सॉरी 2019 को या 18 को भी गया था। एक 2000 ट्रिप में भी हमने प्लान किया था, वो बढ़िया था, उसमें कुछ नहीं हुआ, उसमें हमने बहुत इन्जॉय किया। लेकिन उसमें भी हाई एल्टीट्यूड का प्रॉब्लम हुआ था। जब मैं फर्स्ट टाइम लद्दाख गया था ना, तो हमें राइडिंग कल्चर का कुछ पता ही नहीं था भाई। हम निकले
स्पोर्ट शूज़ पहन के और एक हुडी पहन के निकले, जा रहे हैं मनाली से ले की तरफ। और सारचू में ही भाई ऐसा सीन हो गया, बाइक पे बुल्ट लेके गए थे, बुल्ट। और रास्ते में ही सारचू आने से पहले ही हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो गया और ऐसी हालत हो गई थी मरने वाली एकदम से। सारचू में तो होता है भाई। फर्स्ट टाइम गया हूँ, ठंड लग रही है, मैंने जितने भी हुडी लाए थे मैंने कम से कम 5 हुडी पहन लिए, ठीक है। मेरा जो शूज़ गीला हो चुका था मैंने उस पर प्लास्टिक रैप कर दिया कि भाई शूज़ बार बार गीले ना हो, क्योंकि हर वाटर क्रॉसिंग में शूज़ गीले हो रहे थे। तो फिर एक बार मैंने थैली जो भी लाया था सब मैंने बांध दिया, ठीक है। 2 जीन्स ऐसे पहन लिए, ठीक है। ग्लव्स हमने लिया था वो भी फट चुका था। मरते 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 हम सारचू पहुंचने वाले थे और सारचू पहुंचने से पहले मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। और इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई कि वहाँ पर आर्मी वाले थे, उनके पास गया, मैंने बोला कि बहुत हालत ख़राब हो रही, समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर उनका एक कैंप था, वहाँ पर लेटाया उन्होंने और वहाँ पर उन्होंने ऑक्सीजन लगाया, फिर कुछ गरम गरम चाय कॉफ़ी दिया उन्होंने, दवाई दी होगी। हाँ दवाई वाई दी। फिर उसके बाद में 10 मिनट के अंदर वापस फुल एनर्जी में। मैंने बोला ये क्या चीज़ हो गई, ये तो चमत्कार हो गया। तो हल्का हल्का सा सर दर्द था, लेकिन जो भी मैं ऐसा फील हो रहा था और मुझे लग रहा था ये मेरा आखिरी दिन है। तो ऐसी यादगार ट्रैवल मैंने बहुत किया हुआ है, ठीक है। एक मरने वाला सिचुएशन यहाँ पर भी हो गया था जब हम लोग अरुणाचल प्रदेश गए थे, तो सेला पास में बहुत बड़ा तूफान आ गया था, स्नो स्टॉर्म आ गया था वहाँ पर। तो वहाँ पर ट्रक जो है सामने सामने से ऐसे आसपास हो गए थे, जिसकी वजह से ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते, सब लोग वहाँ रुके हुए थे। और वो सिचुएशन में जो निकले हम वहाँ से, हम लोग टोटल 20 राइडर लोग थे वहाँ पर, और 20 राइडर में से 4 या 5 राइडर थे जो वहाँ से बाहर निकल पाए, बाकी सब वहाँ पर फंस चुके थे। उनको पहुँचने में रात, किसी को सुबह हो गई, और फिर सुबह सुबह न्यूज़ आ रही कि 2-3 लोगों की डेथ हो गई। मैंने बोला बाप रे बाप, हम किस सिचुएशन से बाहर निकले हमें पता है। तो वो एक ख़तरनाक इंसिडेंट था जो याद है, वैसा है। तो मतलब वही है कि आप पूछोगे ना तुम बेस्ट, तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा बेस्ट, बट आपको मैंने सारी बता दी। घर वाले मना नहीं करते ऐसी चीज़ सुन के देख के? मैं बताता ही नहीं उनको, उनको पहले तो पता ही नहीं चलता था, लेकिन आजकल आज सुन लेना अंकल, आज सुन लो। अभी तो व्लॉग देखते हैं, अभी तो सब पता चल गया होगा उनको, अभी तो सब देखते हैं वो। हाँ, अभी वो भी फ्रेंडली है, पहले मैं घर वालों को भी व्लॉग में नहीं लेता था। नहीं बट वो ये नहीं बोलते कि बेटा गाड़ी में चला जा, हाँ, कि बोला गाड़ी में चले जा, गाड़ी सेफ है, बाइक पे मत जा। हाँ, बोलते तो हैं वो, लेकिन मैं कहाँ सुनता हूँ। वैसा है। दिल्ली, गुड़गांव और मुंबई, 2 बुराई 2 अच्छी चीज़। यहाँ पर मुझे मतलब बुरी चीज़ें अच्छी चीज़ पता नहीं, लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ एक्सट्रीम होती है, एकदम एक्सट्रीम। मतलब अगर गर्मी है तो गर्मी बहुत एक्सट्रीम हो रही है, ठंड है तो ठंड काफ़ी एक्सट्रीम हो रही है, और यहाँ पर जो लोग हैं, ठीक है, वो भी काफ़ी एक्सट्रीम है भाई, है ना। मतलब मुंबई में अगर मैं आपको बोलूँ कि 8 बजे मिलना है, तो मतलब 8 बजे मिलना है। यहाँ पर अगर किसी को बोलो 8 बजे, तो होता है वो 12 बजे, है ना। और ये चीज़ देखा है कि मैं यहाँ पर लोग कमा रहे 10 रुपये, बता रहे कि हम 100 कमा रहे हैं, शोबाजी बहुत करते हैं। True. और हमारे यहाँ पर अगर कोई 100 रुपये कमा रहा है ना, बोलता है कि मैंने 10 रुपये ही कमाया यार। तो हमारी इनकम दिखा, जैसे आपके सामने मैंने बोला तो जाके लोगों को पता चला, अदरवाइज मैं ये शोबाजी इनकम का कहीं नहीं करता। तो हम लोग का वो कल्चर ही नहीं है कि हम शोबाजी करें, हम लोग तो उल्टा कम दिखाते हैं, बनिया वाला दिमाग है कि भाई दिखाओ ही मत, वैसा है। तो हमारे वहाँ पर कल्चर वो है मतलब अभी ये अच्छी चीज़ है शोबाजी करना, तो अच्छी चीज़ है तो इसको अच्छे में डाल दो। और अगर बुरा है, आप जो अभी बनाया हुआ है ब्लॉगिंग कल्चर इस तरीके से बनाया हुआ है कि वो जो दिखता है वो बिकता है, जो दिख रहा है वो चल रहा है। नहीं, लेकिन बस वही है, इसके अलावा कुछ नहीं। जो व्लॉगिंग कल्चर बनेगा तब ना जब लोग यहाँ के हैं। अगर व्लॉगिंग नहीं भी है ना, मैं पहले भी जब यहाँ पर आता था, मेरा बिजनेस यहाँ पर भी था पहले, तो मैं अपने कस्टमर से मिलने के लिए जब आता था, तो वो लोग मतलब मुझे पता है वो लोग कितना कमा रहे हैं, लेकिन जो दिखा रहे हैं वो ज़्यादा ही दिखा रहे हैं। ओके। हाँ, मेरे को वो वैसा लगता था कि यहाँ पर दिखावा बहुत है। ओवररेटेड व्लॉगर कौन है? ओवररेटेड की थोड़ा परिभाषा दो ना, मतलब क्या आपके हिसाब से ओवररेटेड का मतलब? जो मतलब आपके हिसाब से आपको लगता हो कि ये इतना डिजर्व नहीं करता और इसे उतना मिल रहा है। यार आई थिंक मेरे नज़रों में तो कोई नहीं है यार। मैं चाहे एल्विश की बात करूँ या UK07, ये भले ही कैसे भी कंटेंट बना रहे हो और कुछ भी कर रहे हो, लेकिन वो एफर्ट मैंने देखा है
UK07 का भी देखा है मैंने, जट का भी देखा है, जेसन का भी देखा है। मतलब ओवररेटेड नहीं है यहाँ पर कोई, क्योंकि सबने मेहनत की है। वो मेहनत किस तरीके से इन की है, टोटल यूट्यूब पे पूछ रहा हूँ मैं, यहाँ की नहीं पूछ रहा। अंडररेटेड तो लोगों को जानता हूँ मैं। कौन है? चलो अंडररेटेड बताओ, फिर ओवररेटेड बता देना। अंडररेटेड में यार एक ना, मतलब मे बी शायद आप लोग को वो कंटेंट ना अच्छा लगे, लेकिन एक ना टोल फ्री ट्रैवलर है जो मोटो व्लॉग करते हैं, चेन्नई से हैं, इंग्लिश में करते हैं। मेरे को उनका कंटेंट अच्छा लगता है। जब वो किसी चीज़ को समझाते, जब वो स्टोरी टेलिंग करते हैं, तो वो एक चैनल है जो मैं देखा था, मतलब देखता था पहले, अभी तो उनका चैनल नहीं देख रहा हूँ मैं। वो हैं, और अभी रिसेंटली भाई इतना क्या सोच रहे हो यार? ओवररेटेड ऐसे ही बोला जाता है, अंडररेटेड तुम्हारे हिसाब से ओवररेटेड कौन है? भाई मेरे हिसाब से मत पूछो ना, मैं तो ले रहा हूँ ना आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना। अच्छा, तुम मुझे फंसाना चाहते हो ओवररेटेड बोल के? हमें कंटेंट चाहिए। दिक्कत ये है कि मैं ज़्यादा यूट्यूबर को देखता ही नहीं हूँ यार। तो जो भी कितना डिप्लोमेट होके आंसर दे रहे हो ना। तो ओवररेटेड है अनुराग, UK07 ओवररेटेड है, लेकिन मैंने उसकी जर्नी देखी है, तो मैं उसको ओवररेटेड बोल ही नहीं सकता हूँ। मेहनत तो सब कर रहे हैं, मेहनत की नहीं बोल रहा मेहनत। भाई ओवररेटेड पहुंचने तक के लिए भी मेहनत है ना। डेली व्लॉग करके तो देखो, मेरे को नहीं लगता डेली व्लॉग पॉसिबल है जल्दी से। मतलब कुछ ऐसा मेरे को आ नहीं रहा है। मतलब अगर उस हिसाब से देखा जाए तो फिर एल्विश मेरे को लगता है कि मे बी वो ओवररेटेड हो सकता है, क्योंकि लेकिन लोगों ने उसको पसंद किया है यार, है ना। लोगों ने पसंद किया है, और मैंने उनके व्लॉग तो नहीं देखे, लेकिन बिग बॉस में उसके जब वो बिग बॉस गया था वो बिग बॉस से देख के पता चला कि वो बंदा रियल में सही है। तो रियल में बढ़िया है। हाँ, बढ़िया बंदा है वो, और वो जो चीज़ करता है। मेन बात ये ना कि वो बिग बॉस में गया था, बिग बॉस में भी उसने बनावटी बात नहीं की, वो है ही ऐसा। हाँ, वो है ही वैसा, वो नेचुरली ऐसा है कि आपके साथ में बैठ के ना वो बकचोदी ही करेगा, उसके मुंह से बकचोदी ही निकलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं निकलेगा। तो वो इन जनरल व्लॉग में भी ऐसे रहता है। तो बाकी एल्विश और ध्रुव राठी, इनकी बहुत कंट्रोवर्सी चलती है। तो इसमें क्या कौन सही लगता है, ये बता दो। चलो ध्रुव राठी क्यों? भाई ध्रुव राठी के पास फैक्ट होता है, ठीक है। वो वो उसकी टीम रिसर्च करती है, बहुत इंटेलिजेंट है वो, ठीक है। उसके साथ ध्रुव राठी से नहीं मिला हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो, है ना। और उसका किसी भी चीज़ों को, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू, कितना पढ़ा, क्या पढ़ा हुआ उसने, क्या पढ़ा लिखा, उसकी डिग्री तो नहीं पता मेरे को, है ना। ये भी पढ़ा लिखा है यार, हमारा एल्विश भी पढ़ा लिखा है। मैंने ये दोनों की जो कंट्रोवर्सीज है, इस पे मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने एक बार देखा था कि ध्रुव राठी ने कुछ बोला, फिर उसका रिप्लाई दिया एल्विश ने, और जब एल्विश ने रिप्लाई दिया तो वो रिप्लाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वैसा रिप्लाई हो कि जो ध्रुव राठी को चुप करा दे। उसके ऊपर भी बनाई है वीडियो, फैक्ट्स के साथ बनाई है वीडियो, मैंने नहीं देखी शायद वो। तो मे बी जब वो कंट्रोवर्सी चल रही थी, जब इसने बोला और फिर इसने बोला, तो मैंने फिर इसके आंसर को मैंने जज किया। मैंने बोला कि नहीं यार, ये आंसर तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे को कुछ अच्छा चाहिए था आंसर जो इसका मुंह बंद करवा दे, ठीक है। मतलब एज अ क्रिएटर मैं, मतलब दोनों के लिए मेरे लिए हेट नहीं है, और दोनों के लिए ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत दोनों को लाइक करता हूँ, है ना। लेकिन मैं ध्रुव राठी के वीडियोस देखता हूँ, क्योंकि जब वो कोई चीज़ बताता है, ठीक है, उसमें काफ़ी बार ऐसा भी हुआ है कि वो कोई चीज़ बोला है, वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई है, मैंने उसको इग्नोर किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी ध्रुव राठी इसलिए चर्चे में क्योंकि वो डायरेक्टली पॉलिटिक्स के ऊपर वीडियो बना रहा है, तो मे बी उस वजह से वो काफ़ी अभी चर्चे में आ गया है। एंड देन वो सारी चीज़ें डिक्टेटरशिप और ये वो, तो जो नॉर्मल लोग होगा, हो सकता है कि ध्रुव राठी के वीडियो देखें और उनको ऐसा लगे कि यह बात सही कह रहा है। हाँ। लेकिन मेरा वैसा नहीं है। अगर कोई मेरे को कुछ कह रहा है तो मेरा दिमाग भी है, मैं अपना दिमाग भी यूज़ करूँगा, मैं भी वो चीज़ देखूँगा, है कि नहीं। लेकिन अगर कोई चीज़ एल्विश भी बोल रहा है तो मैं ऐसा नहीं कि वो जो बोल रहा है उस पर यकीन करूँगा। मेरे को कोई भी कुछ बोलता है मैं यकीन नहीं करता हूँ जब तक मैं अपना दिमाग नहीं लगाता हूँ। मेरे को कोई ऐसा कहता है कि कुरान में ये बात लिखी हुई है, मतलब कोई एक बात इंसान करता है कि मुस्लिम में ये होना चाहिए, मैं उसको कहता हूँ कि आपने ये बात जो कही है इसका सोर्स क्या है, कहाँ से देख के मुझे बोलिए, क्या ये बात कुरान में लिखी है? अगर ये कुरान में लिखी है तो कहाँ पे लिखी है आप मुझे बताओ, मैं फॉलो करूँगा, वहाँ जाके देखूंगा मैं। और अगर तुमने नहीं की है तो मैं तुम्हारा सुना नहीं सुन के अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ अप्लाई करूँगा। तो मेरा वैसा है, अगर कोई भी कुछ कहता है तो मेरा दिमाग तो है ना मेरे पास, मैं तो अपना देखूंगा,
मैं ऐसा आँख बंद करके किसी की बात पे यकीन नहीं करूँगा कि तुमने जो बोल दिया वही सच है। नहीं भाई, अगर तुम दिखा रहे हो ना कि तुमने यहाँ रिसर्च किया हुआ है, वो रिसर्च को मैं वापस करूँगा, वो है। आप किसको एडमायर करते हो मतलब यूट्यूब पे? मैं भुवन बाम को करता हूँ भाई। मतलब वो जो लेवल उसने अचीव किया है, मुझे लगता है कि वो लेवल मुझे भी अचीव करना है। तो मैं उसको मतलब कंट्रोवर्सी से दूर, अपने ही एकांत में तुम काम कर रहे हो, दुनियादारी साइड में, और जो लोग कंट्रोवर्सी करके आगे बढ़ते हैं, मतलब मेरा वो है ही नहीं। जैसे तुमने बोला इनका नाम, तुम और कंट्रोवर्सी बोलो, मेरे को नहीं पता चलता है कि क्या कंट्रोवर्सी चल रही है अराउंड। मैं वो कंटेंट कंज्यूम ही नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जान के मैं क्या करूँगा, मेरे लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहा है, क्या इससे मैं ग्रो करूँगा, क्या इससे मुझे मज़ा आ रहा है? नहीं, मेरे को मज़ा तो नहीं आ रहा है। क्या वैल्यू लेके जा रहा हूँ? कुछ वैल्यू है नहीं है, तो क्यों देखूँ मैं? अब जो इंसान किताबें पढ़ता है वो इंसान कभी, मुझे नहीं लगता ये सब चीज़ों में पढ़ेगा। मेरे ये किताब मैं अगर पढ़ूंगा, उससे कितना ज्ञान है, और मैंने तुमको पहले ही बोला कि मेरे अंदर इतना ज्ञान है और ये वरदान है मेरे लिए। तो ये चीज़ मेरे लिए, ये सब चीज़ मुझे चाहिए। ये सब चीज़ों में मैं कभी नहीं पढ़ा हूँ। बहुत बार मौका मिला कंट्रोवर्सी में जंप मारो, फिर एक बार तो सोचा भी था चलो ठीक है, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का जब चल रहा था बीच में जाते हैं, फिर रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, जब तू वहाँ जाएगा तो बहुत अलग से तू उल्लू लगेगा, क्योंकि तू वो है ही नहीं। तो वो चीज़ है भाई, ठीक है। बाकी लोगों को देखने में मज़ा आ रहा है, बिग बॉस तो पूरा इसी पे चल रहा है ना, है कि नहीं? लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिग बॉस मतलब को उतना नहीं देखते। जैसे अपने लोग जब जाते हैं तो मैं देखता हूँ। जब एल्विश गया तो मैंने देखा, उससे पहले मैंने उसको नहीं देखा। जब मुनव्वर गया तो मैंने देखा। तो ये ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ और मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं, तो मैं देखता हूँ। जैसे अगर अभी तुम भी जाओगे, अब तुमसे मेरी पहचान हो गई, अब तुम कोई चीज़ करोगे तो मैं तुमको भी फॉलो करूँगा, अब मैं तुम्हारा कंटेंट भी देखने लगूंगा। या फिर तुम क्या अपने लाइफ में कुछ बड़ा मुकाम हासिल कर रहे हो क्योंकि मैं तुमसे मिला हूँ, ठीक है, वो चीज़ है। अभी एल्विश जो है वो अपनी कम्युनिटी में है, वो अपना ही बंदा है, अपने ही यूट्यूब में है। आपस में जैसे झगड़े वगड़े होते रहते हैं, वो देखने में कभी कभी लगता है कि क्यों कर रहे हैं, अपने ही लोग हैं, वैसा है। मैंने अभी जस्ट मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो देखा था, कैरी मिनाटी का वीडियो था, वो कोर्ट में, और वो जो सीन जो हुआ था ना, अरे वो मतलब वो वीडियो के अंदर का सीन है कि वहाँ पर एक कोर्ट का सेटअप बनाया गया जिसमें एल्विश है, जिसमें UK07 है। कैरी की नहीं है वो, उसकी है, हर्ष बेनीवाल की। ओ हाँ, अरे यार मैं वही बोल रहा हूँ, मैं कैरी ने नहीं बनाई, हर्ष ने बनाई वो। मैं हाँ, वो हर्ष बेनीवाल की मैंने वो वीडियो देखी थी। तो वो वीडियो मुझे ऐसा थोड़ा लगा एंटरटेनिंग, क्या भाई इसमें इन्होंने भाई ये रोस्टिंग का हद पार कर दिया। लेकिन उस वीडियो में UK07 की इतनी बेइज्जती, मतलब मैं अगर उस जगह होता तो मैं कुछ ना कुछ तो करता कि भाई इतना बेइज्जती क्यों कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं UK07 के अनुराग के लेवल पे अगर होता तो मैं भी शायद मैं बोलता ठीक है यार, मेरा नाम हो रहा है, है ना, फेम ही तो मिल रहा है। लेकिन अपने को इज्जत चाहिए, वो रिस्पेक्ट की वजह से ही हम ये सब चीज़ों से दूर हैं। हमें अच्छे से नाम कमाना है भाई। मतलब एक डायलॉग है जो मैंने काफ़ी बार बोला है कि कुछ लोग ऐसे काज कर जाते हैं जो सदियों दिलों पर राज कर जाते हैं। तो मुझे भी कुछ ऐसे ही काज करना है, ऐसे ही काम करना है जो लोगों के दिलों पर राज करूँ। लोगों सोच के ऐसा ना बोले कि इससे नफ़रत है, वो है प्यार है, प्यार से काम करेंगे, प्यार से आगे बढ़ेंगे। प्यार थोड़ा स्लो ग्रो करता है लेकिन परमानेंट होता है। बस आज जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं कैसा हूँ, क्या करता हूँ, कितने कंट्रोवर्सीज मेरे साथ हुए हैं, नहीं हुए हैं। लेकिन मैं ये कोई गारंटी नहीं ले सकता कि अभी जैसा मैं हूँ आगे भी वैसे ही रहूँगा, ऐसा कुछ नहीं कह सकता हूँ। क्योंकि आगे चल के अगर मेरा गोल बदल गया, अभी जैसे मैंने बोला ना, मैंने शिद्दत से कोई चीज़ चाहनी है और उस गोल के लिए अगर वो चीज़ ज़रूरी है तो फिर मैं करूँगा। बट अभी फ़िलहाल के लिए वो चीज़ नहीं है। लेकिन कोई गारंटी नहीं कि मैं यही रहूँगा, मैं बदल भी सकता हूँ। फिर कंट्रोवर्सी कर ही सकते हैं। लड़ाई झगड़े हमने किए हैं लेकिन कभी मैंने उसको यूट्यूब पे बताया ही नहीं है, कभी उसको ग्लोरीफाई नहीं किया है। बट आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने कितना लड़ाई झगड़ा किया है। जहाँ पर मैं रहता हूँ उस जगह का नाम है धारावी, और उस जगह पे कितने कांड मैंने किए हैं और कितने कांड मैंने देखे हैं और किस बैकग्राउंड से मैं बाहर निकल के आता हूँ, वो उस जगह से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। बस आखिरी क्वेश्चन, फ्यूचर प्लान बता दो कुछ।
अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं अपनी ज़िंदगी को थोड़ा ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में जो मैंने आपको बताया है कि इतने साल मैंने आलसीपना में बिता दिए, तो उस हिसाब से मेरे ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे ठीक करनी है। तो अभी फ़िलहाल एक बीमारी है जिससे मैं लड़ाई कर रहा हूँ, उसका स्किन डिजीज़ है। मतलब जो एक बार मैं पहाड़ में गया था, वहाँ पर एक लीच ने काटा था जिसकी वजह से स्किन डिजीज़ हो गई, जैसे अब ये देख रहे हैं। तो ऐसे जो है छोटे मोटे ये आते रहते हैं बीच बीच में। यहाँ पर अभी आ रहा है एक नया। तो ये आता है जाता है, आता है जाता है। दवाई अगर मैं नहीं ले रहा हूँ तो ये बढ़ जाता है। तो मुझे इसी को ठीक करना था, इसीलिए मैंने वो फिटनेस चैलेंज किया। तो मुझे ये ठीक करनी है, और कंटेंट को मिलियन व्यूज़ तक पहुँचाने वाला अभी तक आइडिया मैंने सोचा नहीं। अब ज़िंदगी में जो चीज़ चल रहा है वही चल रहा है। अभी ये ठीक हो जाएगा तो नेक्स्ट ईयर से मे बी शायद प्लान है कि मैं जो अपना ड्रीम ट्रिप मैंने छोड़ दिया था, जो मेरे को पूरा इंडिया घूमना था, वो मैं कंटिन्यू करूँ। वैसा है। बाकी नहीं, अभी गाड़ी आ रही है BMW की, वो लेने का प्लान चल रहा है, GS 1300। तो लेकिन अभी वो नई गाड़ी है, अभी तक लॉन्च हुई नहीं है वो। तो जब कोई नई गाड़ी आती ना तो उसके पहले थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। तो वो चल रहा है। भाई मेरे बारे में कुछ बोल दो, बढ़िया चीज़। मैं जिस तरह से अभी हम बिहाइंड द कैमरा बात कर रहे थे, आपने बताया कि आपका जो टाइम टेबल है वो थोड़ा गड़बड़ा गया है ना। तो वो सेम फेज़ में मैं रह चुका हूँ, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि एक टाइम बाद ना आप ये चीज़ कोसोगे कि भाई मैं ठीक कर लेता, ठीक है। क्योंकि आप अगर हेल्दी हो ना, अगर आपका शरीर हेल्दी है, माइंड हेल्दी है ना, तो जो काम आप कर रहे हो ना उसका डबल ट्रिपल काम कर सकते हो, है ना। आप अभी जो कर रहे हो, जस्ट सोचो कि आपने अगर अपना पोटेंशियल बढ़ा दिया काम करने का, आपका दिमाग भी उतना अच्छे से सोच रहा है और आपका शरीर भी साथ दे रहा है, तो आप क्या कमाल कर सकते हो। तो मैं आपको वो बोलूँगा कि आप थोड़ा उस चीज़ पे ध्यान रखना। बाकी कंटेंट वाइज तो आप कर ही रहे हो, है ना। और जहाँ पर भी ऐसा लगे कि यहाँ पर ये चीज़ कम पड़ गई, इसमें थोड़ा और एफर्ट दिया जा सकता था, तो फिर और एफर्ट दो। क्योंकि आई एम श्योर जिस फेज़ से अब मैं गुजर रहा हूँ उसी फेज़ में आप भी होंगे, है ना। क्योंकि अभी हम उतने बड़े मुकाम पे नहीं हैं कि हमारा भुवन बाम जैसे लेवल। मैं भुवन बाम को बार बार इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि वो जो मुकाम उसने हासिल किया है वो ही मुझे लगता है कि एक बेंचमार्क है। क्योंकि उसके मतलब मैं उसको मानूंगा कि वो एक सेलिब्रिटी है, मतलब यूट्यूब से जो निकल के एक सेलिब्रिटी लेवल पे पहुंचा है वो। तो उस लेवल पे अगर हम पहुंचेंगे तो वहाँ से जब दुनिया को देखेंगे तो अलग दुनिया दिखेगी। और ऐसा नहीं है कि हम अभी जिस फेज़ में हैं वो फेज़ ख़राब है। अभी जितने भी बड़े बड़े प्रोफेशन हैं, डॉक्टर, इंजीनियर या CA, उनसे ज़्यादा ही हम कमा रहे हैं, है ना, यूट्यूब करके भी। लेकिन चमकीला मूवी में एक डायलॉग है कि अभी जो चीज़ चल रही है उसको चला लेते हैं, क्या पता आगे हो ना हो। तो अभी जो चीज़ हमारे पास है उसी को अच्छे से करना है कि नहीं। और ये करते करते हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी है कि ताकि सुबह उठ के अगर नंबर 0 हो गए, सुबह उठ के सारी फेम ख़त्म हो गई, सुबह उठ के बैंक बैलेंस 0 हो गया, तो जो हमारे पास वो विद्या है उससे हम दोबारा खड़ी कर सकें। बस इतना ही है भाई। कैसा लगा शर्मा जी की बैठक में आके? यार मतलब मेरे को लगा ही नहीं कि हमने पॉडकास्ट किया है, हमें ऐसा लगा कि हम बात ही कर रहे थे। तभी तो बैठक है भाई इसका नाम। तो ये बैठक का जो मकसद है वो पूरा हुआ है भाई। हमने अच्छे से हम बैठ के कॉफ़ी पिए, बात किए, मज़ा आया, ठीक है। मुझे ऐसा लगा था कि 2-4 कंट्रोवर्सी हम देखे जाएंगे, आज कुछ कंट्रोवर्सी मिली नहीं हमें। तुम्हारे लिए तो सोचा ही नहीं था यार, लिखी ही नहीं थी, तो फिर तो मतलब बनता ही नहीं। बाकी तुमने की ही नहीं, तुम बता रहे हो तो। नहीं की, मैंने नहीं की भाई। है मौके मिले थे, की नहीं है। लेकिन ये पॉडकास्ट के बाद अगर कोई कंट्रोवर्सी करना चाहता है तो यू मोस्ट वेलकम। हमारा कैमरे के पीछे ज़्यादा लड़ाई होती है, कैमरे के सामने हम लड़ाई कम करते हैं। और कैमरे के सामने करोगे तो कंटेंट मिलेगा लोगों को। कैमरे के सामने मुझे लगता है दिखावा है ना। और वो चीज़ आजकल की लाइफ दिखावे पे चल रही है भाई। ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। और आप व्लॉग कर रहे हो, व्लॉग की तो पूरी लाइफ दिखावे पे चलती है। मैं नहीं मानता इस चीज़ को। ट्रैवलिंग को ही व्लॉग बोला करते थे कि जो ट्रैवल करने जा रहा है वो व्लॉग कर रहा है। अब तो लाइफस्टाइल व्लॉग में सिर्फ और सिर्फ दिखावा ही हो रहा है। तो मैं ये चीज़ को मान सकता हूँ कि लोग दिखावा कर रहे हैं, ठीक है। दिखावा में मैं UK 07 का नाम ले सकता हूँ, दिखावा में मैं
तो मतलब आप ये कह रहे हो कि थोड़ा बहुत तो दिखावा करना चाहिए। ऑब्वियसली, बट वो नेचर भी होता है भाई, किसी का नेचर होता है दिखावा करने का, तो किसी का नहीं होता। आपका नहीं है तो फिर मत करो, नेचुरल रहोगे तभी हाँ, व्लॉग वही, चलेंगे। वही, वही। बात यही है, आप एक दिन दिखावा कर लोगे, आपसे दूसरे दिन नहीं हुआ तो फिर वो कहेंगे अरे भाई वो कहाँ था, वो वाला MS के लेके आओ ना। समझ रहे हो? तो वो आपका है ही नहीं, तो फिर फायदा नहीं है। बाकी गाइस थैंक यू सो मच MS के भाई, बहुत मजा आया और मुझे लगा नहीं था इतना बड़ा पॉडकास्ट कर लूँगा मैं भाई की फ्लाइट भी है भाई यहाँ पे आने के लिए, और हमें थोड़ा सा टाइम देने के लिए। मैं आऊँगा भाई मुंबई में आके ज़रूर आपसे मिलूँगा वहाँ पे, और बाइक भी चलाऊँगा भाई। हाँ भाई, देखो भाई, मैं पहले आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ, वहाँ आने के बाद आपको घरों में जगह थोड़ी छोटी मिलेगी, बट दिल में बड़ी मिलेगी ना, दिल में ही चाहिए भाई, कम से कम 5 BHK भाई। एक चीज बताओ, बेड मिल जाएगा जिसमें सो सकते हैं हम। हाँ, बस फिर इससे बड़ी चीज क्या चाहिए? 6 फुट के आगे आपके लिए थोड़ा सा हम खटिया भी लगा देंगे बस खटिया लग गई तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। बाकी गाइस ऐसे ही पॉडकास्ट देखने के लिए इसको भाई सब्सक्राइब करने के लिए बोलना आप। देखो, ऐसे पॉडकास्ट को और आगे फॉलो करने के लिए शर्मा जी की बैठक को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो करें। बाकी अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो डू कमेंट में मेरे को भी बता सकते हो, भाई को पर्सनली जाके भी बता सकते हो, मेरे को भी पर्सनली जाके जो चीज़ अच्छी लगी या जो चीज़ बुरी लगी वो भी बता सकते हो, लड़ाई वड़ाई करनी है तो वो भी बता सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। मेरे पॉडकास्ट, मेरे व्लॉग, मतलब भाई के व्लॉग देखते रहो। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट पॉडकास्ट में।